देखो हम एक काम करेंगे। अगर 11 बजे मैंने सेशन रखा था तो मैं 11 बजे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरा टाइम तो कीमती है ही है, तुम्हारा भी टाइम कीमती है। मैं कुछ भी बहुत ही पॉम्पस वर्ड्स, कुछ भी हाई फाई चीजें बोलने वाला नहीं हूँ। क्योंकि तुम्हें एक चीज का यकीन दिलाना चाहता हूँ, हर साल यूपीएससी में जितने भी लोग निकलते हैं, जिनका नहीं निकला है वो सब बहुत बहुत ही बड़ा ऑरा क्रिएट करते हैं यूपीएससी के बारे में। लेकिन अगर तुम एक बार यूपीएससी का जब सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद अगर तुम लबासना जाओगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि लबासना में 20% हाई फाई है, 80% एवरेज है। अगर तुम यूट्यूब पे देखोगे, इंस्टाग्राम पे देखोगे, तो वो 20% हाई फाई है, 80% एवरेज है। यानी कि अच्छा, जिनके घरों में सिलेक्शन हो जाता है, कई बार बड़े भाई बहन का सिलेक्शन हो जाता है, उनको ये समझ में आने लगता है कि यार इसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। इसका मतलब मुझे कोई बहुत ज्यादा हाई फाई होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और बहुत ज्यादा हाई फाई का मतलब क्या है यहाँ पे? हाई फाई का मतलब है इन इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तुम्हें कभी भी सब कुछ तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम टाइम बाउंड प्रिपरेशन करेंगे अभी से भी, तो मुझे एक बार प्लीज, अगर हम ये बिल्कुल इनफॉर्मल डिस्कशन रखेंगे, और मेरी प्रायोरिटी रहेगी वो वाले बच्चे जो अभी 2025 देने वाले हैं, तो प्लीज सबसे पहले वो लोग क्वेश्चन या तो पूछ लो मुझसे कि 2025 में तुम्हें क्या दिक्कत लग रही है, क्या क्या परेशानियां लग रही हैं शांभवी। अच्छा तुम 26। आशिका, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आशिका का, कि व्हेन शी टेक्स टेस्ट ऑफ पीवाईक्यू, पीवाईक्यू में तो शी फील्स कंफर्टेबल, बट व्हेन शी टेक्स न्यू क्वेश्चंस का अटेम्प्ट, उस टाइम पे यू फाइंड इट डिफिकल्ट। क्या रीजन हो सकता है गोकुल, क्या रीजन हो सकता है शांभवी? मैं बता देता हूँ हाँ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यू दुनिया का हर टीचर और हर बुक उसको इंक्लूड कर लेती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो धीरे धीरे तुम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हो। लेकिन जो नए क्वेश्चंस होते हैं, नए क्वेश्चन पहली बार बनते हैं, तो अगर किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज तुम कर रहे हो, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चंस हैं, तो 100 में से 20-30 नए होंगे। तो वो जो नए क्वेश्चन पहली बार बने हैं, उनमें तुम्हें डिफिकल्टी होती है। पीवाईक्यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुकों में, तुम ये देखना, जैसे 2025 का पेपर आएगा, तो अभी तुम हमेशा हर साल ऐसा होता है, अगर 2025 का पेपर मई में आया, तो मई तक वो सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकता है अभी लक्ष्मीकांत में ना हो सकता है अभी अभी नितिन सिंघानिया में ना हो। जिस दिन पेपर आ जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट एडिशन है बुक का, उसमें वो सब आने लगता है, जो टीचर्स हैं वो भी पढ़ाने लगते हैं। तो हम धीरे धीरे अननोइंगली हम उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, पुराने क्वेश्चंस के साथ। और कौन देगा 2025? तुम ही पूछो आशिका, क्या क्या तुम्हें दिक्कतें आ रही हैं? देखो सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? नमन। अच्छा, तुम मुझे मैसेज करते हो है ना? ठीक है। देखो, आशिका ने पूछा व्हाट शुड बी द टारगेट। मैं तुम्हें बोलता हूं देयर शुड नॉट बी एनी टारगेट। उसका रीजन है, जब मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाता हूं, मैं कभी नहीं देखता हूं कि एक गाड़ी के पेट्रोल का रेट क्या है। कभी नहीं देखता हूं उसका रीजन क्या है। उसका रीजन यह है, मुझे जहां तक जाना है मैं वहां जाऊंगा। पेट्रोल के रेट से मेरा जाना कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मैं क्यों देखूं, चाहे वो 80 हो, चाहे वो 1,000 हो, कुछ भी हो, अगर मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैंने आज तक नहीं देखा, ये मेरा लॉजिक है। इसी तरह आज तक मैंने कभी टारगेट सेट नहीं किया किसी भी पेपर में, क्योंकि मुझे पता है 2 घंटे में मैं रुकने वाला तो हूं नहीं, 2 घंटे में मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो 2 घंटे में मैं 50 सोच के जाऊं, पहले से 60 सोच के जाऊं, भैया मैं तो 100 के 100 करूंगा। तो टारगेट शुड बी 100%। मतलब मैं जो लॉजिक दे रहा हूं, तुम्हें दोनों लॉजिक समझ में आए? मैं एकदम प्रैक्टिकल लॉजिक तुम्हें दे रहा हूं कि देयर शुड नॉट बी एनी टारगेट। अगर तुम्हें जीएस में 100 क्वेश्चंस मिले हैं, तो तुम कोशिश करो 100 के 100, क्योंकि यूपीएससी में किसी साल टफ पेपर आता है, किसी साल इजी आता है। अगर तुम पहले से टारगेट बना के जाओगे, सपोज तुमने हर साल यूपीएससी में, हर साल कट ऑफ जाती है 110 120, मान लिया अभी तो 75 गई थी। अगर तुम पहले से ही टारगेट बना लोगे कि 75 और 80 में तुम खुश हो जाओगे, लेकिन उस साल हो सकता है पेपर आसान हो, उस साल हो सकता है बच्चों ने ज्यादा पढ़ाई कर ली हो, तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए हमेशा 100। क्योंकि तुम नहीं रुकोगे, मतलब मैं नहीं रुक, जब मुझे मालूम है कि मैं 2 घंटे में रुकने वाला हूं नहीं, तो जितना मुझे मैक्सिमम आता है मैं उतना करूंगा। अब वो चाहे 40 पे रह जाऊं मैं, चाहे मैं 90 पहुंच जाऊं। मेरा ये मानना है दो चीजें, सी सेट में टारगेट होना चाहिए। देखो, सी सेट में तुम्हें टॉप नहीं करना है, सी सेट में तुम्हें सिर्फ कट ऑफ लानी है 33%। तो सी सेट में तुम अपने मन में बना के रखो 80 क्वेश्चंस हैं, 80 में से 50 या 60 अटेम्प्ट करने हैं, वो भी 50-60 वो वाले अटेम्प्ट करने हैं जिसमें तुम कंफर्टेबल हो सकता है आशिका अंग्रेजी में कंफर्टेबल है, गोकुल मैथ्स में कंफर्टेबल है। तो जिस चीज में तुम कंफर्टेबल हो, पहले उस चीज के क्वेश्चंस करो। तो सी सेट में तो तुम कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो। और जैसे ही तुम्हें लगता है कि मेरा 40 का स्कोर क्रॉस हो रहा है, तो तुमने जो अटेम्प्ट किया उसी पे रुक सकते हो। लेकिन जीएस में तो एक भी मिनट रुकना ही नहीं है। जीएस में तो एक भी क्वेश्चन अगर आता है लास्ट तक, मैं अपना बता सकता हूँ, हर बार प्री निकला है कि मेरा तो, मैं बहुत तेज पढ़ता था, तेज पढ़ के फर्स्ट राउंड में मैं 40 क्वेश्चन तो कर ही लेता था। और फर्स्ट राउंड में तुम हालांकि 30 के करीब कर पाओगे,
सेकंड राउंड भी और मेरा थर्ड राउंड भी लगता था। सेकंड राउंड में मैं जो थोड़े बहुत मुझे प्रॉब्लम होती थी उसको मैं 60-70 तक पहुंचाता था, और लास्ट में मैं 95-100 अटेम्प्ट करके आता था। अब तुम देखो, मैंने हमेशा मेरे जितने भी वीडियो तुमने देखे होंगे, हर बार मैं एक चीज बोलता हूँ, इंजीनियर्स का एग्जाम सबसे ज्यादा निकलता है। इंजीनियर का ये तो छोड़ो, इंजीनियर के देश के सारे एग्जाम इंजीनियर्स के निकलते हैं। उन्हें एग्जाम निकालना आता है, बाकी उन्हें कुछ आता हो या ना आता हो। उन्हें एग्जाम के लिए माइंड उन, अगर मैं ये चाहता हूं कि तुम इंजीनियर हो या ना हो, पर तुम्हारी साइकोलॉजी एग्जाम को टैकल करना, मजा किस बात में आएगा तुम लोगों को? देखो, तुमने कोचिंग ज्वाइन इसलिए नहीं करी है कि तुम्हें ज्ञान हो, तुमने कोचिंग ज्वाइन इसलिए करी है कि तुम सेलेक्ट हो जाओ। दुनिया तुम्हें ये बोलनी चाहिए कि यार इसको उतना तो आता नहीं था, पर इसका सिलेक्शन हो गया। उसमें उस बात में ज्यादा मजा है, इस बात में बिल्कुल मजा नहीं है कि ये बेचारा मेहनत बहुत करता है, इसको आता बहुत है, पर इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसकी किस्मत खराब है। ये वाली देखो, किस्मत खराब नहीं है, उसकी स्ट्रैटेजी खराब है। वो मेहनत तो कर रहा है। भाई बार बार आईआईटी वालों का यूपी, मतलब तुम कुछ सोचो, जीमैट, जीआरई, यूपीएससी, कैट, सारे के सारे एग्जाम इंजीनियर के सबसे ज्यादा निकलते हैं। और तुम्हें बुरा लगेगा, मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग इंजीनियर हैं। आजकल तो इस देश में तुमने सुना है डाइवर्सिफाइड फैक्टर, कुछ सुना है कैट में क्या होता है? क्या मतलब? क्योंकि हर पेपर में ऐसा देखा गया कि इंजीनियर्स अगर 100 सीट हैं तो 100 में से 95 इंजीनियर्स की हैं। तो और आ ही नहीं रहे हैं, ह्यूमैनिटीज के बच्चे आ ही नहीं पा रहे हैं, कोई और बच्चा आ ही नहीं पा रहा। तो फिर कैट ने, बाकी सब ने क्या किया, इन्होंने फिक्स कर दिया एक क्राइटेरिया कि भैया हमें आर्ट साइड वालों को भी लेना है, कॉमर्स वालों को भी लेना है। तो वो तो लेते हैं, मतलब क्यों उस, तो अब हम ये सोचते हैं कि ऐसा वो क्या करते हैं इंजीनियर्स। जैसे मैंने तुम्हें भी पेट्रोल का भी एग्जांपल दिया, जब हमें हमें कहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। मैथमेटिकली अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मैं तुम्हें तुक्का मारने के लिए वो नहीं बोल रहा हूं, पर मैथमेटिकली अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं 100% अटेम्प्ट करता था। और 100% में अगर 10 क्वेश्चन किए, 10 तुक्के मारे, मतलब अब देखो, अब तो मैं इतनी बार पेपर निकालने के बाद, मेरे भाई का भी पेपर निकल गया, मेरे दोस्तों का निकल गया, और मैंने जब निकालने के बाद, जब हम लबासना में मिले, जब हम एनएडीटी में मिले, तब भी हम सब ने एक ही चीज डिस्कस की कि बेचारे वो लोग जो बाहर बैठे हैं, वो बेचारे इंटेलिजेंट बहुत हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर मेरे जितने भी दोस्त हैं, जब हम लंच करते थे, जब हम घूमते थे, जब हम ट्रेनिंग करते थे, हम सब हंसते थे, हम सब मजे करते थे, हम सब ये बोलते थे वो बेचारा वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसको आता भी बहुत है, पर उसका होगा नहीं सिलेक्शन कभी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो घबराता है, वो 60 क्वेश्चन से आगे अटेम्प्ट ही नहीं करता है, हम तो 100 करते थे। दूसरा, हमें तो पूरा का पूरा, तुम ये देखो जितने भी टॉपर्स हैं वो निकालते रहते हैं कुछ चीट कोड, कुछ ये, तो वो बहुत ही ज्यादा साम दाम दंड भेद बहुत तिगड़म निकालते हैं वो। केवल केवल पूरा का पूरा पेपर आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अभी मैंने एक चीज बोली, अगर तुम 10 के 10 क्वेश्चन, 10 तुक्के मारो, नीति बंसल, अगर तुमने 10 तुक्के मारे, तो 10 में से 2 सही है, 8 गलत है, तो कितना स्कोर बनेगा तुम्हारा? जल्दी बताओ सारे लोग, सी सेट के बच्चे, 10 तुक्के मारे हैं, 2 सही 8 गलत। देखो फटाफट, अगर 2 सही और 8 गलत, 2 सही में कितने नंबर मिलेंगे? और -2/3, ठीक है, कितना हो गया? 4। और ये -16/, अब तो कर दो, कितना अब बता दो कितना बैठेगा? गोकुल, तुम तो जी मैट में तुम्हारा स्कोर अच्छा है, जल्दी बताओ। नहीं, न- कोई बात नहीं, अब तुम मुझे अभी बता दो फटाफट। -1.3। अब एक काम और करते हैं, अब की बार बोलते हैं 3 सही और 7 गलत। अब बताओ, मैं तो तुम्हें, जल्दी बताओ तुम, कोई भी बताओ, 3 सही और 7 गलत, अब तो तुम्हें कैलकुलेशन आ गई। 3 सही तो 6 मार्क्स, और -14/3, तो अब की बार पॉजिटिव में कितना रहेगा? यानी कि 10 के 10 तुक्के मार दिए। अगर 10 तुक्के मारे हैं, 2 सही और 8 गलत, तो हमारा माइनस में रहा 1.3। पर अगर 3 सही और 7 गलत, तो हमारा प्लस में रहा 1.3। और मैं हमेशा प्रोबेबिलिटी, अगर मैं देखूं कि अगर मैं सारे के सारे, मैं तुम्हें यहाँ तुक्के मारना सीखने के लिए नहीं बुलाया है मैंने, पर मैंने ये बुलाया कि जब मैंने तुम्हें ये इनफॉर्मल टॉक बता दी कि हम सारे दोस्त इनफॉर्मली टॉक करते थे, हम उनकी थोड़ी मजाक भी उड़ाते थे, हम उनके लिए थोड़ा पिटी फील भी करते थे कि यार उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, बेचारा 4 साल से मेहनत कर रहा है, पर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता पेपर पे। देखो, जीतेगा तो वही जो पेपर पे अटेम्प्ट करेगा। तुम चाहे इनफॉर्मली कितना भी अच्छा बोलते हो, चाहे तुम किसी टॉपिक पे कितने अच्छा डिस्कशन करते हो, चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, तो हम यहाँ पे पूरा फिल्टर करते हैं, हमें यूपीएससी का फाइनल सिलेक्शन चाहिए। तुमने देखा, तुम्हें पढ़ाने के लिए जो टीचर्स आते हैं, वो टीचर्स कितनी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, वो टीचर्स की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ।
ऑन दी अदर हैंड तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छी अच्छी रैंक 1, रैंक 2, उन्हें ना पढ़ाना आएगा ना उन्हें बोलना आएगा, पर उन्हें पेपर हर बार निकालना आता है, हर बार। और उन्हें ये बात पता है, वो इतने क्लियर हैं इस बात के लिए कि मुझे एंड गोल पता है मेरा क्या है। तो तुम्हें अभी फिलहाल किस किस क्वालिटी पे फोकस करना है? तुम आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद उस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हो कि मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा है पर मेरी किस्मत खराब है, ये वाला कैटेगरी से हटा लो। हर हर डिसीजन लाइफ में मैथमेटिकली होना चाहिए। यानी कि पहले तो हम बात करते हैं प्री और मेंस। तो तुम प्लीज, जितने भी बच्चे 2025 वाले हैं, वो एक भी मिनट मेंस की बात नहीं करेंगे। अब आने वाले 4-5 महीने बिल्कुल भी हीरो मत बनो कि तुम मेंस दोगे, क्योंकि तुम प्री नहीं निकाल पाओगे। अभी मैं पूरा क्लियरली बोल रहा हूं ये बात। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा पर सच्चाई है कि जो 2025 देने वाला है 4 महीने बाद, उसका प्री नहीं निकलने वाला है। और जो ज्यादा मेंस 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 कर रहा है, वो 4 साल मेंस ही नहीं दे पाता है। तो जिसको तुम्हें अगर 2026 देना है तो तुम अभी कर सकती हो। जिसको 2025 देना है, अब टाइम नहीं है। आज 5 तारीख है, तो कितना टाइम बचा? 4 महीने 20 दिन, रफली 140 डेज। 140 डेज में अब तुम एक काम करना। मैंने कहा कि हर डिसीजन मैथमेटिकली होना चाहिए। तो तुम ये देखो कि 140 दिन में तुम क्या क्या पढ़ सकते हो। देखो, दो चीजें होती हैं, वन इज डिजायरेबल, वन इज पॉसिबल। पॉसिबल एंड डिजायरेबल, इन दोनों में तुम्हें सबसे पहले, नीति बंसल, इन दोनों में से सबसे पहले तुम्हें कौन सी चीज पे सोचना चाहिए? भाई देखो, डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल तो है 100 के 100 क्वेश्चन कर दो। पर पॉसिबल क्या है? तुम्हारे लिए पॉसिबल क्या है? अब सबके लिए पॉसिबल अलग अलग चीजें हैं। सबसे कुछ बातें मैंने की पॉइंट्स बोले हैं तुम्हें। एक तो पॉइंट बोला है कि जितने भी डिसीजन लाइफ में वो सारे मैथमेटिकली होने चाहिए। कोशिश करो हर डिसीजन को लिख के करो। लिख के देखो, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारा एफर्ट वेस्ट नहीं करवाऊंगा। जब भी तुम लाइफ में लिख के डिसीजन लोगे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा, प्लीज कम। तुम कभी देखना लिखने की पावर, लिखने का मैजिक। क्योंकि हमारे दिमाग में ना जब तक कैलकुलेशन नहीं बनती है, मैं आज भी लिखता हूं, आज भी बहुत सारी प्लानिंग, अगर मैंने ऐसे किया तो ये होगा, अगर मैंने ऐसे किया तो ये होगा। लिखने से जो वेग्ड चीजें थी मेरे दिमाग से, वो सारी बाहर हो जाती हैं और एकदम क्लैरिटी आती है कि कि ये वाली चीज करनी चाहिए। तो दो बातें बताई, डिसीजन मैथमेटिकली होना चाहिए, डिसीजन लिख के होना चाहिए। अभी फिलहाल मेन, अब हम बात करते हैं मेंस और प्री में। प्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्री सिर्फ 15,000 लोगों का निकलता है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 5 लाख लोग पेपर देते हैं। और अब ये सोचो कि जिनका पिछले साल सिलेक्शन हो चुका है, जिनका प्री में सिलेक्शन हो चुका है, मेंस में सिलेक्शन हो चुका है, वो भी अगले साल पेपर देते हैं, उनका प्री नहीं निकलता। तो एक्चुअली मैथमेटिकली भी प्रीलिम्स ही सबसे टफ है। और अगर तुम्हारा कभी प्री निकला नहीं और तुम बार बार मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो तुम देखो, रैंक 1 इशिता किशोर, या बहुत सारे रैंक 1 है। तुम इस साल का रैंक 1 भी आदित्य श्रीवास्तव, इससे पिछले साल का शुभम कुमार, जितने भी रैंक 1 है उठा के देखो, सब प्री में फेल्ड है। एक बार उठा के देखना, तो सबका पहला दूसरा अटेम्प्ट प्री फेल है। वो ओवर स्मार्ट, हर आदमी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम रैंक 1 की ये हालत है, तो तुम भी हो जाओगे प्री में फेल। तुमने ऐसा कोई वो नहीं है तुम्हारे अंदर भी कि तुम प्री में फेल नहीं होगे। प्री में फेल होना बहुत बहुत घातक है। नमन, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? प्री में अगर तुम फेल हो जाते हो तो साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़ा वो रहेगा तुम्हारे माइंड पे। असल में बच्चे जितने भी है ना, समझाना बहुत मुश्किल है। अपने सगे भाई को तो मैंने ढंग से समझा दिया था, उसने चुपचाप मान भी लिया था। सारे बच्चे आते हैं, उनको डाउट होता है। सबसे पहले तो डाउट होता है उनके ऊपर कि सर का या तो कोई बिजनेस मोटिव है या कुछ है, पर सर हमें ऐसी गाइडेंस क्यों दे रहे हैं? अरे भैया, बिजनेस मोटिव है लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा तब भी तो मेरा बिजनेस ही बढ़ेगा। तो पॉइंट ये है कि तुम ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मैं ये मानता हूं, दुनिया की कोई भी कोचिंग, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया की कोई भी कोचिंग और दुनिया का कोई भी मेंटोर अपने हिसाब से तो तुम्हें बेस्ट ही सलाह देता है, जानबूझ के कोई गलत सलाह नहीं देगा। क्योंकि उसका फायदा इस चीज में है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। यानी अपने हिसाब से तो वो भी सलाह तुम्हें अच्छी दे रहा है। अब बात यह है कि उसका खुद का हिसाब कितना अच्छा है, उसके खुद की साइकोलॉजी के हिसाब से वो कितना स्ट्रांग है। उसने जो सलाह तुम्हें दी है वो एक्चुअली सही है या नहीं है, पर वो चाहता सब लोग सही है। सारे बच्चे आके मेरे पास बोलते हैं। कल ही एक लड़की आई थी, वो बोल रही थी कि अभी उसने तैयारी शुरू भी नहीं की, और अभी वो कह रही है कि सर मैं मेंस, उसको 4 महीने बाद देना है, और कह रही है कि सर अगर प्री हो गया तो फिर 3 महीने में मेंस हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा पहले प्री नहीं होने वाला है अभी 1-2 साल, और तुम प्री की तैयारी नहीं कर रहे हो और तुम मेंस की सोच रहे हो। अब अपने आदमी को तो एकदम डांट के बता दो कि भैया प्री निकालो पहले। और प्री निकालोगे तो साइकोलॉजिकली
4 महीने मिलेंगे, 3 महीने मिलेंगे, उन 3 महीनों में आप कुछ पढ़ोगे। उन 3 महीनों में भले ही आप रो, भले ही आप टेंशन लो, भले ही आप फेल हो जाओ मेंस में, लेकिन उस फेल होने का भी एक्सपीरियंस लोगे, तो तुम्हें बहुत कुछ पता लगेगा। लेकिन अगर प्री में फेल हो गए तो तुम्हें मेंस का भी कभी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो मेंस तो वैसे ही नहीं पता लगेगा। तो एक तो प्री और मेंस में मैं हमेशा बोलता हूँ प्री करो। अब अब बात करते हैं प्री की। जो 2025 दे रहे हैं, हमेशा मैं प्रीफर करता हूँ स्टैटिक और डायनामिक में। स्टैटिक बताओ नंदिनी या सचिन शर्मा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, राहुल पांडे, जितने भी बच्चे हैं, तुम एक काम करना, नीचे मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग की बुकलेट, करंट अफेयर्स की मैगजीन, सबके हॉस्टलों में बहुत कुछ घूमता रहता है, और वो करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। करंट अफेयर्स पे फोकस केवल तब करना चाहिए जब आप स्टैटिक में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, स्पेशली पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो तुम कंफर्टेबल हो पॉलिटी और इकोनॉमी में? देखो, एक तो ये है कि तुमने बस बुक खरीद ली और बुक पढ़ ली। अब तुम्हें इतना टाइम करंट अफेयर्स में देने की बजाय, अगर तुम पहले पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में कुछ इस तरह से कर लो, कुछ और चीजें हैं जो वो, जैसे ये माना जाता है कि रटना एक नेगेटिव क्वालिटी है, रोट लर्निंग इज अ बैड क्वालिटी, डेरोगेटरी माना जाता है, इंसल्टिंग माना जाता है। यूपीएससी के लिए भी मुझे लगता है जितने हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, डेटा है, बहुत सारी चीजें हैं, फॉर्मूले हैं, मुझे लगता है वो रटना पड़ेगा। तो तुम अपने दिमाग से साइकोलॉजिकली निकाल दो कि रटना बुरी क्वालिटी है एक चीज, और रटना इम्पॉसिबल क्वालिटी है। रटना बुरी क्वालिटी ऐसा नहीं है, और रटना इम्पॉसिबल है ये भी नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी और ईजी है। जब तुम अपनी साइकोलॉजी में कहना शुरू करोगे तो अच्छा होगा। 2025 वाले कौन कौन है? मेहुल, कितने घंटे पढ़ रहे हो अभी? तुम्हारा तुम्हारा देखो, अगेन मैं ये बोलूंगा जिनका 2025 है, हालांकि इस मैंने कहा है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आधे लोग सन की हो जाते हैं। मतलब बहुत, भाई मेरे जितने भी दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है, वो दिखते नहीं थे, वो कोई भी इधर उधर दोस्ती नहीं करते थे, वो पूरे टाइम पढ़ते थे। और मेरे ख्याल से वो तीन ही काम करते थे, खाना, सोना और पढ़ना, और पूरे टाइम। और 10 भी ठीक है, पर 12 घंटे तो कर लो, 12 घंटे। देखो, चलो मैं मानता हूँ हो सकता है तुम 18 घंटे ना करो, बट अभी मैं एलन मस्क की, मैंने एक लाइन कहीं घूम रही है आजकल इंस्टाग्राम पे, कि 100 साल की सफलता 10 साल में पाई जा सकती है, 10 साल की सफलता 1 साल में पाई जा सकती है। घूम रही है। एक्चुअली सब कुछ तुम्हारे माइंड में है। तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें पॉलिटी नहीं आती, तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें बोलना नहीं आता, हो सकता है सबसे पहले तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हें क्या नहीं आता, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम बिल्कुल भी कंपेयर मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, हो सकता है इसको आता हो वो वाली चीज, पर जो इसको नहीं आती वो तुम्हें आती है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा राइट असेसमेंट, तुम्हारा खुद का, कि तुम्हें क्या नहीं आता, क्या आता है। अपने आप को झूठ, अपने आप से ही झूठ बोलते रहोगे, कभी नहीं होगा। और उसके बाद ये भी देखना कि जो मुझे नहीं आता है, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आना जरूरी है, या मैं उसी से काम चल जाएगा जो मुझे आता है। और फिर जो नहीं आता, अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मुझे लगता है उसके लिए तुम्हें हार्डवर्क करना चाहिए। देखो, 3-4 चीजें हैं, मुझे बताओ कौन कौन सी चीजें। अगर मैं मानता हूं स्ट्रेटजी, हार्डवर्क, टैलेंट एंड लक, इन चार के अलावा और क्या क्या चाहिए सक्सेस के लिए? एक तो पॉजिटिव माइंडसेट को मैं कहाँ फिट करूं? हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट, हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस। इनमें कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे तुम्हारे हाथ में है, कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है? कौन, वो हटाओ पहले जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि सुनो, लाइफ में वो सारी चीजें हटा दो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। मतलब मैंने तुम्हें भी बोला, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना। देखो, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटर के बारे में सोचना। अगर वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, अगर वो तुमसे ज्यादा रिच है, अगर वो तुमसे ज्यादा रिसोर्सफुल है, अगर वो तुमसे पहले से तैयारी कर रहा है, यंग एज में तैयारी कर रहा है, तुम उसके बारे में सोच के कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके, जो आईएएस आईपीएस के बेटे हैं, बेटी हैं, वो बचपन से उनको पता है, वो तुमसे थोड़ा एज रखेंगे, तुम भी तो बहुतों से एज रखे हो। तो ये फैक्ट है लाइफ में कि 100% फेयर ना तो लाइफ है, 100% फेयर यूपीएससी भी नहीं हो सकता। बताओ क्यों? यूपीएससी में भी किस, तुमने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, इकोनॉमी पढ़ा, इकोनॉमी से कम आ गए। तो इसलिए ये कुछ चीजें, जैसे कि कॉम्पिटिटर क्या करेगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसको सोचना छोड़ दो। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है सोचना छोड़ दो, हो सकता है, पर वो जो कर रहा है अगर तुम करना चाहते हो शुरू कर दो। लक के बारे में सोचना छोड़ दो। टैलेंट तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं।
इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। पर ज्यादा हाथ में क्या है, मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में क्या क्या ज्यादा है, हार्डवर्क, स्ट्रेटजी। अब सबसे ज्यादा तुम्हारे देखो, तो जो जो चीज तुम्हारे हाथ में है हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पर जितनी बार भी अगर मैंने भी या मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा हूं, इसका मतलब मुझे भी पेन होता था, मुझे भी टेंशन होती थी, मुझे भी गुस्सा आता था, मुझे भी नेगेटिविटी आती थी, और मैं बहुत लोगों को, मैं वो सारी चीजें जानता था। और मैंने हर बार कुछ लोगों को सिलेक्ट होते हुए देखा, फिर मैंने देखा यार ये हो कैसे गया, इसको तो इतना टैलेंट नहीं था। बाद में मैंने देखा कि यार इसके अंदर ये नहीं था पर इसके अंदर ये था, और मैंने वो चीज कॉपी की। तो एकदम कट कॉपी पेस्ट में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। अगर तुम्हें लगता है ये वाली चीज कॉपी करने से तुम्हें सफलता मिलती है, तो उसकी वो वाली चीज कॉपी कर लो, ठीक है। हम दिन भर सुबह से, मुझे नहीं पता तुम लोग 8 घंटे बोल रहे हो, 10 घंटे बोल रहे हो कि इफेक्टिवली तुम कितना पढ़ते हो, बट बहुत सारे लोग सिर्फ डे ड्रीमिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और प्लानिंग करते हैं, बट एक्शन नहीं करते। मुझे लगता है इन दोनों चीजों में, प्लानिंग और एक्शन में, एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम बिना प्लानिंग के भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो भी कुछ तो पढ़ोगे। तो कॉन्फिडेंस खैर होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। टैलेंट मैं ये मान के चल रहा हूँ आधा है तुम्हारे हाथ में, आधा नहीं है, कि टैलेंट को तुम धीरे धीरे इंप्रूव कर लोगे। तो एक तो ये कि जब तुम इस तैयारी में आए हो, भले ही तुम्हें फॉल्स कॉन्फिडेंस हो या फेक कॉन्फिडेंस हो, वो भी अच्छा है। शांभवी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ये डिस्कशन तो मैं तुमसे हो चुका है एक बार शायद, कि हाँ, मुझे ये बताओ, गलती से भी अगर किसी को लगता है कि तुम बन जाओ, मान लिया तुम्हारे अंदर बनने की कैपेबिलिटी नहीं है, मान लिया, बट तुम्हें लगता है कि तुम बन जाओगे, तुम्हें लगता है, तो एक बात बताओ, पहली बात तो ये, तुम्हें सबको लगता है कि तुम बन जाओगे, इस ऐसा मुझे क्यों लगता है कि तुम्हें सबको लगता है? दिक्कत ये कि क्योंकि तुम यहां बैठे हो, इसका मतलब है तुम्हें सबको लगता है कि तुम बनोगे। तो तुम्हारा सबसे पहले तो खुद को सोचना, क्योंकि इस एग्जाम में सबको ऐसा लगता है, देखो इनको लगता है इनका नहीं होगा, इनको लगता है इनका नहीं होगा, सबको लगता है मेरा होगा। देखो हर आदमी अपने को तेज मानता है, दूसरे को बेवकूफ मानता है, मतलब। और ज्यादातर अगर कोई आपसे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, केवल तभी आप मानते हो कि ये मुझसे इंटेलिजेंट है। अदरवाइज 90% टाइम आप अपनी फेल्योर का तो टीकरा फोड़ देते हो तुरंत किस्मत पे। और अगर और अगर उसकी भी वो बन गया है, तो वो भी किस्मत से बन गया है। बट कभी भी देखना, खासकर यूपीएससी जैसा एग्जाम किस्मत से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बाकी हो भी सकते हैं, क्योंकि तीन तीन फिल्टर हैं। अगर तीन फिल्टर में पास करने के लिए पूरी लगातार वो चाहिए कंसिस्टेंसी हर जगह पे। दूसरी बात, मेंस में तुक्का किसी भी कीमत पर नहीं लग सकता है, कौन बताएगा? मेंस में तुक्का लग ही नहीं सकता। मेंस में तो किसी बेवकूफ का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेंस में अगर मैं चीटिंग भी करा दूं ना, अगर मैं तुम्हें बुक दे दूं, तो भी मेंस में सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि मेंस में 3 घंटे में 4,000 वर्ड्स लिखने हैं, और हर वो डिफरेंट टॉपिक पे लिखने हैं। डिफरेंट टॉपिक पे इतना तेज, इतना फास्ट, इतने सारे टॉपिक्स पे लिखना, वो तभी लिख पाओगे जब तुम्हारे माइंड में वो सारे टॉपिक्स एकदम से रन कर रहे हैं। अब एकदम से रन कर रहे हैं, इसका मतलब है मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि रटना जरूरी है। प्री में तो रटना है ही है, मेंस में भी रटना है। अगर तुम थोड़ा बहुत याद नहीं रखोगे 10 पॉइंट, अगर 10 पॉइंट याद नहीं, पेपर में याद ही नहीं आएगा। और जब याद नहीं आएगा तो तुम बाहर निकल के कुछ भी बोलो, तो लेकिन जब जब तुमने पेपर पे नहीं लिखा हो तो टीचर को पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस तो होना जरूरी है। यहाँ पे हर आदमी तुम्हें डराएगा, तुम्हें जिस भी हॉस्टल में तुम रह रहे हो, जहां भी तुम रह रहे हो, जो भी तुम्हारे भैया दीदी हैं, वो सब डराएंगे कि बहुत मुश्किल है, उसका 5 साल से नहीं हुआ, उसका 6 साल से नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारा एक भी टेस्ट परफॉर्मेंस अगर डाउन हुआ, तो भी लोग तुम्हें तुरंत जज करते हैं कि, और जैसे तुमने बोला टारगेट, कई बार तो ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं, हालांकि यूपीएससी में जनरली 50% पे हो जाता है, 50% पे। पर कई बार मुझे याद है जिस हॉस्टल में मैं रहता था, उसमें एक बार एक सीनियर बैठे हुए थे, उन्होंने, जैसे मेरा अच्छा स्कोर था, मेरा प्री निकल गया, तब भी मुझे बोल रहे हैं यार तुम्हारा स्कोर ना 90% होना चाहिए था। अब हम दो लड़के थे, हम बाहर निकल के हंस रहे हैं कि 90 यूपीएससी में 90 नहीं होता है, यूपीएससी में 60 भी नहीं होता है, लेकिन उसको नहीं पता ये बात। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो यूपीएससी जिन्होंने नहीं दिया, वो तुमसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे तुमसे। बट तुम्हें पता है कि रैंक 1 के ही 50% है। मैंने यहां पे ये बोला है, जब तुमने टारगेट का वर्ड बोला था, कि तुम्हें अपने आप कोई टारगेट सेट नहीं करना, तुम्हें अपना बेस्ट देना है, उसके बाद 50% आए, 60% आए। तो जब भी तुम्हें कोई डराए, जब भी तुम्हें कोई उस नजरों से देखे कि इसका नहीं हो पाएगा, तब भी तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, चाहे कोई टीचर बोले, चाहे मैं ही बोलूं, चाहे कोई बोले।
और पॉजिटिव माइंडसेट, तो चलो इनडायरेक्टली ये हो गया। अब बस दो ही चीजें मेन है केवल, स्ट्रैटेजी और हार्डवर्क। कि स्ट्रैटेजी रैशनल हो और हार्डवर्क बहुत ज्यादा हो। केवल ये दो हैं जो तुम्हारे मेन प्लेयर हैं। कि क्योंकि अगर तुम गलत डायरेक्शन में पढ़े जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स की बहुत सारी मैगजीन, तो मुझे नहीं लगता उससे, जब तक तुम्हें बेसिक चीजें पढ़ी नहीं हो या याद नहीं है, तब तक वो फायदा ही नहीं है कुछ। डर कहाँ पे शुरू होता है और रॉन्ग डायरेक्शन कहाँ शुरू होती है? जब तुम हॉस्टल में रहते हो, तो तुम तो पढ़ना चाह रहे हो पॉलिटी लक्ष्मीकांत, या तो कोई वीडियो आ गया जो जो बोलता है बियॉन्ड लक्ष्मीकांत, या फिर कोई सीनियर आ गया, सिलेक्टेड भी बोल देते हैं, कई बार इंप्रेशन दिखाने के लिए भी सिलेक्टेड बोल देते हैं मुझे बहुत कुछ आता है, और हो सकता है एक आधे को आता भी हो। लेकिन क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है इतनी सारी किताबें पढ़ना? लक्ष्मीकांत तुम्हें अभी किसी को भी पूरी नहीं आती होगी, मतलब प्लीज मुझे बताओ, किससे मैं क्वेश्चन पूछूं कि लक्ष्मीकांत के सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे? दो, राहुल, तुम तो चेहरे से ही घबरा गए कि पूछ ना लें। देखो, तो ऐसे ऐसे वीडियो तुम्हें डराने के लिए काफी आएंगे कि बियॉन्ड लक्ष्मीकांत जाओ। दूसरा लड़का घूम रहा होगा मैगजीन, करंट अफेयर्स की मैगजीन लेके, ठीक है? तो तुम उन सब से इन्फ्लुएंस होते रहोगे, और इसीलिए तुम्हारा जो जर्नी है वो लंबी होती चली जाती है, तुम्हारा लास्ट में निकलता ही नहीं। और जब तुम्हारा अगला अटेम्प्ट आएगा, सेकंड सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि तुमने इस साल भी तुमने मिसगाइडेड तैयारी की थी, और इस साल भी तुमने करंट अफेयर्स भी शुरू कर दिया था जबकि तुम्हें बेसिक आता नहीं था, तो अगले साल भी, क्योंकि बेसिक इस साल भी नहीं किया, तो अगले साल फिर बेसिक पे भी स्ट्रगल है। तो कम से कम वो वाली चीजें, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एंशियंट मेडिवल साइंस, कम से कम एनवायरमेंट, कम से कम इनको इतना ज्यादा अच्छा कर लो कि इनसे जो 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आए, उसमें तो तुम मास्टर हो, तो फिर तुम्हें करंट अफेयर्स की वो नहीं रहेगी। अब और कंफ्यूजन क्या होता है, ये डर लगता है कि जब, खासकर जब हम, मैंने कहा किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो कुछ जब बच्चे बैठते हैं तो उनकी नॉलेज ज्यादा होती है, वो कुछ नया नया टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उससे डर लगता है। कुछ कोचिंग वाले भी ऐसा करते हैं, उसका रीजन भी बताता हूँ। रीजन, एक बात बताओ, जैसे बुफे है, अब बुफे में अगर 1000 आइटम है, अगर मैं लिख दूं बुफे 2000 का प्राइस एंड 100 आइटम्स, और एक एक बुफे में चलो 2000 ये प्राइस तो, बट 20 आइटम्स, एक लिख बाहर लिख दिया 100 आइटम्स, दूसरे में लिखा 20 आइटम्स, तो बताओ शांभवी जनरली 99% लोग किधर जाएंगे? उसका मकसद क्या है पता है? वो बुफे वाला भी बिजनेसमैन है, उसको मालूम है खाना तो उतना ही है, अगर एक चीज ज्यादा खाएगा तो दूसरी कम खाएगा, ठीक है? तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, देखो मैंने कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, और जब सब नाम भी ले सकता हूं मैं, रिकॉर्ड हो रहा है, जब मैंने सबसे पहले पढ़ाया था किसी कोचिंग में, तो मैं सीधे डायरेक्टर से मिला, तो डायरेक्टर ने मुझे लाइन बोली, हालांकि अब वो कोचिंग ही बंद हो चुकी है, और फेमस कोचिंग है, बंद नहीं हुई, दोबारा रिवाइव हो रही है। उन्होंने मुझे बोला था कि बस बच्चों को रोक लो आप, कुछ भी पढ़ा दो। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला था कुछ भी पढ़ा लो, और सिर्फ बच्चों को रोक लो आप, 2 घंटे अगर बच्चे आप रोक लोगे, हंसा दोगे उनको, कुछ भी कर लोगे, काम खत्म है। क्योंकि बच्चों को सुनना ही, बच्चों को पढ़ना नहीं होता क्लास में। अगर कोचिंग का टारगेट ये है, अब कोचिंग वाले दूसरा उनका टारगेट क्या होता है? उनका टारगेट होता है वो जानबूझ के तुम्हें इतनी सारी बुकलेट देंगे, वो भर देंगे तुम्हें। अभी मैं 50 बुकलेट टाइप करा के दे दूं, मुझे खर्चा कितना आएगा? 4-5 हजार रुपए का। मैंने जब तुम्हें इतनी सारी बुक दे दी, और जब पेपर आएगा प्रीलिम्स का मई 2025, उसके बाद मैं बोलूंगा जो मैंने दिया था उसी में से पेपर आया है, अब तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती है। तो किस पे डाल दिया? बस तुम पे डालना कितना आसान है। अब मैंने जब सब कुछ ही तुम्हें दे दिया, तो तुम्हें मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, पर मैं तुम्हें, मेरा रास्ता, मेरा मकसद ये है कि मैं तुम्हारा रास्ता आसान करूं, इतना दे दूंगा। इतना देने में तो कहीं ना कहीं फंसेगा ही क्वेश्चन। तो समझदारी ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें 50 किताबें दूं, और तब, क्योंकि 50 किताबें, जैसे वो 100 आइटम वाला बुफे है, 100 आइटम तुम नहीं खा सकते। ये बात पता लगते लगते लोगों को 4 साल लगते हैं। दिक्कत ये है, शुरुआत में मन करता है यार 100 के 100 खाएंगे, तो ये वाले में चलते हैं। बाद में पता लगता है, जब 2-4 बार धोखा हो जाता है ना, 2-3 अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं, तब पता लगता है यार ये हो ही नहीं पा रहा। और वो चौथे अटेम्प्ट में उसको पता लगता है कि कम पढ़ो और बार बार पढ़ो, फिर वो इधर आता है। इसीलिए टॉपर्स तो भाई, टीना डाबी अगर बने तो रिया डाबी तुरंत बन गई। ऐसा क्या है उन दोनों में खास? उसको एक बार पता लग गया कि कम पढ़ के, क्योंकि सब कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने कहा लक्ष्मीकांत, तुमसे अगर मैं लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन पूछूं और तुम्हें आ नहीं रहे हैं, और तुम बिल्कुल बेचैन हो रहे हो कि मैं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं, और ऐसे वीडियो में अगर कोई तुम्हें बोलता है बियॉन्ड लक्ष्मीकांत, तो तुम एक काम करो, सबसे पहले लक्ष्मीकांत खत्म करके दिखाओ,
सबसे पहले नितिन सिंघानिया, सबसे पहले स्पेक्ट्रम। तुम पहले हर सब्जेक्ट की एक एक बुक, तुम्हारा टारगेट आज से ही होना चाहिए। मैंने तुम्हें 25 किताबें दी हैं, मैं तुमसे बिल्कुल बहुत उससे बोल रहा हूं रिक्वेस्ट के साथ, तुम वो 25 पहले ढंग से रट के समझ के एसिमिलेट कर लो। एक बार तुमने वो 25 किताबें कर ली, उसके बाद अगर तुम्हारा मन करता है बियॉन्ड जाने का, तो फिर तुम चले जाना, क्योंकि मुझे पता है तुम 2 साल में वो ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है, चाहे वो सैटेलाइट का हो, साइंस का हो, स्पेस का हो, न्यूक्लियर का हो, कुछ भी हो, इन्फॉर्मेशन, तुम्हें बहुत सारी चीजें आती नहीं है, और तुम अननेसेसरली करंट अफेयर्स चेंज हो जाएगा। ये मैंने कहा डिसीजन रैशनल होना चाहिए। वो चेंज हो जाएगा, अगले साल फिर तुम करंट अफेयर्स ही पढ़ोगे, तो हर साल तुम बस कोचिंग की मैगजीन खरीदते हो, हर साल तुम एक मेंटरशिप प्लान लेते हो, और तुम बेसिक चीजें करते नहीं हो। तो सबसे पहला रूल क्या है? देखो, तुम लेट आए हो, पर तुम्हें जिस्ट बता देता हूं एक लाइन में, 1 लाइन में जिस्ट है। जो किताबें हमने दी हैं उनको 3 बार पढ़ के रट्टा मार दो, और क्वेश्चन पूछते ही, बटन दबाते ही एकदम आंसर आना चाहिए। अगर तुम ऐसा हो गए बच्चे की तरह, तो तुम तैयारी बढ़िया कर रहे हो, इसका मतलब तो तुम्हारा होगा, क्योंकि क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के, कुछ आएंगे ज्योग्राफी के, तो जरूरी नहीं है हर चीज तुम्हें आए। तो लेकिन 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आए, तो 10 में से लक्ष्मीकांत से 7 आए, तो तुम वो 7 तो कर लो, और वो 7 भी छोड़ो, 5 कर लो। इसी तरह हिस्ट्री के क्वेश्चन आए 10, मॉडर्न हिस्ट्री से आए 7, स्पेक्ट्रम से आए 7, और तुमने 5 किए, तो भी तुम 5 5 5 करके, तुम एक ही चीज में एक्सपर्टीज मत लेके आओ। पता नहीं मैंने तुम्हें ये बात कभी, जब शायद पहले भी बताई होगी, यूपीएससी क्या चाहता है नमन? यूपीएससी जनरलिस्ट अप्रोच चाहता है या स्पेशलिस्ट? तुम बताओ, जर्नलिस्ट का मतलब क्या है? तुमने बोला है, उसने अच्छा बताया है। तुम्हारा नाम क्या है? अनुष्का। देखो, तुम केवल अगर एक हाथ की एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हो और दूसरे को छोड़ रहे हो, यूपीएससी ये नहीं चाहता। यूपीएससी के जो बाकी एग्जाम है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, वो ये चाहते होंगे। बट सिविल सर्विसेज चाहता है पहले तुम हर सब्जेक्ट की एक डिसेंट नॉलेज। तुम थोड़ा रैशनली सोचो कि पॉलिटी पॉलिटी में लोग पीएचडी करते हैं, और पीएचडी में 5 साल लगते हैं। इसी तरह इकोनॉमी में पीएचडी करते हैं। तुम्हें वो इतना सारा सिलेबस, अगर तुम इकोनॉमी इकोनॉमी पे आ जाओगे, तो इकोनॉमी ही नेवर एंडिंग है, क्योंकि लोग इकोनॉमी में ऑप्शनल भी लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना होता है, बजट भी पढ़ना होता है। तो वो सारे बच्चे जो इस ट्रैप में चले जाते हैं कि हम एकदम स्पेशलिस्ट बनेंगे एक सब्जेक्ट के। तो मैंने तुम्हें बताया कि पूरा का पूरे पूरे के पूरे सेशन का जो जिस्ट है, वो सबसे पहले ये है कि जो 25 किताबें हमने दी हैं, पहले उन 25 किताबों को 3 बार पढ़ लो, और उनमें इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि एटलीस्ट उनमें से जो पूछा गया है वो बता दो। जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, इस प्रोसेस में 1 साल से ऊपर लगेगा, जब तुम्हें लगने लगे हाँ कि ऐसा हो चुका है, तब तुम करंट अफेयर्स की तरफ भी मूव करो। करंट अफेयर्स हालांकि मूव कर सकते हो 5 6 सब्जेक्ट के बाद, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरमेंट। 5 सब्जेक्ट के बाद छठा सब्जेक्ट तुम्हारा करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में भी मैं हर बार बोलता हूं, अगर तुम उतने कॉन्फिडेंट अभी नहीं हो, तो फिर पढ़ो मैगजीन। खुद सोचो, एक बार बताओ कितने महीने का करंट अफेयर्स चाहिए? हम 12 महीने का मानते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें हमेशा मन करेगा 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, और वन का पहले हम 12 महीने का करते हैं। 12 महीने का करंट अफेयर्स यानी 12 मैगजीन। कोई भी एक, किसी भी कोचिंग की मैगजीन की जो नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, वो होते हैं 100 120। ठीक है? तो मुझे बताओ कि एक 100 पेज की मैगजीन को खत्म करना, पढ़ना, समझना, याद करना में कितना टाइम लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 दिन में कर लेती हो? हाँ, 10 से 15 दिन, 10 डेज। तो आशिका, तुम कैसे करती हो 1 दिन में? ठीक है। देखो, इसी क्लास में वेरीड रिप्लाई मिले, 1 डेज, 2 डेज, 7 डेज, 15 डेज। आइडियली जो मैं मानता हूं, एवरेज स्टूडेंट एक्सट्रीमली ब्रिलियंट है तो 1 डे में होता है, 100%। मैं करता था 1 दिन में। मैं तो 1 दिन में, मैं तो हर दिन ही आता था, और हर दिन कुछ नया नया भी ले जाता, जो मेरी गलती थी। और मैं 200 300 पेज सुबह से शाम तक 200 पेज खत्म करता था खटाखट, और निकाल के अंडरलाइन निकाल लेता था कि ये वाला पॉइंट मुझे आता नहीं है। बट एवरेज में मान के चल रहा हूं, क्योंकि इससे कम भी नहीं होना चाहिए, 2 दिन, 2 डेज में। क्योंकि अगर एक 120 पेजेस है, तो 60 पेज 1 दिन में हो जाते हैं। क्योंकि क्योंकि 1 घंटे में तुम अगर 6 पेज भी पढ़ोगे, तो 10 घंटे पढ़ोगे, तो भी हो जाता है, क्योंकि तुमने पहले भी कुछ पढ़ रखा है, और मैं ये मान के चल रहा हूं। अब इसमें कहानी लिखी होती है, ज्यादातर कोचिंग वाली मैगजीन में कहानी बहुत लिखते हैं, बहुत उल्टी सीधी कहानियां। उस कहानी में से तुम्हें कीवर्ड्स निकालने हैं, साइड में लिख लेना है रेड पेन से, किसी भी पेन से।
तो अगर मैं 2 दिन मान रहा हूं, तो खुद सोचो 12 मैगजीन कितने में होंगी? 24 डेज। और पहली बार में कोई भी इंसान नहीं कर सकता एक बार में, तो मिनिमम सेकंड रीडिंग मांगता है। अगर और सेकंड रीडिंग में कितना कर लोगे फिर? 12 की 12। हाँ, चलो इसको 6 मान लेते हैं, 6 डेज। ठीक है, तो 30 डेज हो गया। मतलब मैं ये रफ कैलकुलेशन बता रहा हूं कि अगर तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, अगर तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, देखो मैं तुम्हें बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कि हर चीज मैथमेटिकली होनी चाहिए और लिख के होनी चाहिए। जब एक ही कोचिंग की 10-12 मैगजीन निकलेंगी, पहले तो जुलाई की मैगजीन, फिर पूरे साल की मैगजीन, फिर ये, बस तुम कंफ्यूज रहोगे पूरे टाइम, और तुम्हें याद भी कुछ नहीं हुआ। अब खुद अगर केवल करंट अफेयर्स की एक मैगजीन को करने में ही एक साल की, 1 महीना लग रहा है, इससे कम कुछ ही लोगों को लगेगा। इससे कम तुम पूरा 12 12 महीने की मैगजीन, ठीक है कोई 20 दिन में कर देगा, 20 से कम में तो नहीं हो पाएगा। पर मैं 30 मान के चल रहा हूं। तो जब तक तुम ये कैलकुलेशन खुद से नहीं करोगे, अब तुम अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो। कुछ लोगों को 30 से 35 लग सकते हैं, कुछ लोगों को 30 का 25 लग सकता है, बट एवरेज 30 है। तो जब तुम ऐसे ही मैगजीन खरीदते रहते हो, ऐसी किताबें खरीदते रहते हो, और एक प्लान नहीं बनाते हो, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ते रहोगे, नॉलेज होगी तुम्हें, बाकी लोग तुमसे खुश रहेंगे। फिर तुम अपने दिल में अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछना। देखो कड़वा क्वेश्चन है, मैं एक अक्सर पूछ लेता हूं कि क्या तुम क्लास में टॉप कर पा रहे हो? क्या तुमने आज तक 12th में टॉप किया है? क्या तुमने आज तक किसी कॉलेज में टॉप किया है? क्या तुम आईआईटी से हो? क्या तुम आईआईएम से हो? जब ये कड़वा क्वेश्चन तुम्हें, तो तुम जस्टिफाई कुछ भी कर दो, बट वो बच्चे जो उस टाइम आगे थे, वो फिर आगे आएंगे, क्योंकि उन्हें आगे रहने की आदत है। उन्हें उन्हें एग्जाम निकालना आता है। मैं बोल रहा हूँ, वो हंसते हैं, वो बाद में कॉलेज में बैठ के हंसते हैं, वो बोलते हैं वो पढ़ता बहुत है, उसको आता बहुत है। तो तुम उस, क्योंकि गेम ये है कि जब तक तुम लिख के प्लानिंग नहीं करोगे, अब एक बच्चा इतना इमोशनल, जैसे मेरे सामने, अगर मैं अभी, तुम में से आईआईटी से कौन है? आईआईटी से एक भी नहीं है ना। आईआईटी वाले बच्चे, तुम्हारे हॉस्टल में भी जो आईआईटी वाले होंगे, तुमने डिफरेंस फील करना कि वो जीरो से शुरू कर रहे हैं और अब सब सीख लेंगे खटाखट 6 महीने में। तो मेरा एक रूममेट था अनंत जैन, वो था एनआईटी जयपुर से। एनआईटी, और उसने जो लक्ष्मीकांत को, अब तुम कितना भी बोलो, पर मैंने तो देखा है उसको, और वो दूसरे टाइम में आईएएस बन गया, सिक्किम कैडर। वो ऐसे बैठता था पूरे टाइम भैया भैया करके, पूरे टाइम बस खटाखट 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 खत्म, लक्ष्मीकांत 6-7 दिन में खत्म। ठीक है, तो पॉइंट ये है, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, पर वो तुम्हें दिखते नहीं है। तुम्हारे दोस्त जानबूझ के तुम वही बनाते हो जो आसपास तुम्हारे लेवल के हैं, और वो तुम्हारी तारीफ करता है, तुम उसकी तारीफ करते हो, तुम खुश, वो भी खुश। तुम्हें लगता है उसका भी होगा या नहीं होगा। तुम हमेशा अपने, मीडियोकर वाली लाइफ, यूपीएससी में मीडियोकर नहीं चल पाएगा, लास्ट मोमेंट पे एकदम जो सबसे टॉप होगा वो निकलेगा। तो जब तक तुम ये रियलिटी नहीं जानोगे कि तुम्हें पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। अब आज से अगर मैं होता, तो मैं क्या करता भाई, 5 जनवरी से, पेपर कब है मान के चलो 25 मई को है, तो कितने दिन बचे? 140 डेज। तो मैं फटाफट रफ एक आइडिया तो बनाता कि भाई मेरी पॉलिटी अच्छी है, अगर मेरी पॉलिटी अच्छी है तो मैं 10 दिन में कर लूंगा। अगर मेरी इकोनॉमी अच्छी है मैं 10 दिन में कर लूंगा। हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है पर छोटा है, मैं 7 दिन में कर लूंगा। एनवायरमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा नहीं है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा दिन लगेंगे, छोटा है तब भी मैं 10 दिन दूंगा। ठीक है, सी साइड मेरा बहुत ही अच्छा है, मैं 0 दूंगा। ये मेरी स्ट्रेटजी है, तुम्हारी नहीं है। ये मेरी है कि मैं सी सेट को 0 दूंगा, बट हो सकता है तुम्हें सी सेट को 15 दिन देने पड़े, वीक में कितना। उसके बाद ये एंशियंट मेडिएवल आर्ट एंड कल्चर, इसको मैं 20 दिन दे दूंगा, मुझे नहीं आता, बिल्कुल भी याद नहीं होता मुझे। और उसके बाद और क्या बचा? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 30 दिन। जब मैं इस तरह की कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे समझ में आएगा लिख के कि भैया मेरे पास 140 दिन बचे हैं, 140 दिन में से मैं कितना कर पाऊंगा। फिर मैं देखूं कितने दिन बचे हैं और कितने दिन बचे हैं, तब मैं एक्स्ट्रा, जो वो वर्ड बोलते हैं ना बियॉन्ड, बियॉन्ड वाला सिस्टम तब शुरू होता है जब हमने ये बेसिक कर लिया। उसके बाद अगर तुम्हें मन कर रहा है तो तुम करंट अफेयर्स में खुद सोचो। अच्छा, तुम्हें मैंने बता दिया 2-3 बार कि करंट अफेयर्स को मैं क्यों अवॉइड शुरू में करवाना चाहता हूं, ताकि तुम इतने स्ट्रांग हो जाओ कि अगर गलती से तुम्हें सेकेंड अटेम्प्ट देना पड़ा, तो सेकेंड अटेम्प्ट में तुम इतने कंफर्टेबल हो, सेकंड में तो कम से कम तुम टॉप करो। देखो आते हैं सभी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, कोई कोई सेकंड थर्ड के लिए नहीं आता। सेकंड और थर्ड तो हो जाता है धीरे धीरे,
तो करंट अफेयर अगर हम ये वाली रियलिस्टिक कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद अभी हमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, अब बात करते हैं चलो न्यूज़पेपर की। जितने भी लोग हैं, 25 वाले हो या 26 वाले हो, मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर कब शुरू करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, और पहली बात तो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। चाहे हिंदू पढ़ो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, पर कोई एक पढ़ो। उसके बाद दिन में मैक्सिमम 1.5 घंटा या 2 घंटा पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम। वो भी तब जब तुम्हारे बाकी बेसिक सब्जेक्ट, कम से कम 4-5 बेसिक सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं। और अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है और तुम्हें लगता है कि तुम सही समझ रहे हो, तब तो ठीक है। कई बार बहुत सारे बच्चे अखबार गलत समझते हैं। भाई लैंग्वेज डिफिकल्ट है, तो तुम अखबार को लेके घूमते रहते हो, इंप्रेस करने के लिए घूमते रहते हो। मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ एक आधा पॉइंट पढ़ लिया, सीख लिया, वो दिखा रहे हो बार बार कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। अरे हर दिन अखबारों में बहुत सारी चीजें आ रही हैं और तुम भी डर जाते हो। ज्यादातर बच्चे कोई एक टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेते हैं डराने के लिए। तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ तो वो पूछते थे, पता नहीं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बताओ साइन कौन करता है कि, तो इस तरह के क्वेश्चन वो रट लेते हैं। ऐसे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। वो क्वेश्चन ना तो आएगा उसको, वो एक ही चीज आती है, कि ये उस पे साइन कौन करता है, उस इस तरह की चीजें कभी यूपीएससी में वैसे आती नहीं है। और अगर आती हैं तो इस तरह के क्वेश्चन का क्या करना चाहिए, समझदार आदमी इतना अनलिमिटेड चीजें नहीं पढ़ सकता है। तो समझदार आदमी ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ता है। मुझे बताओ, क्रिकेट में जो अच्छे बैट्समैन है वो हर बॉल को हिट करते हैं क्या नमन? क्या करते हैं अगर कोई बॉल डिफिकल्ट आ रही है? रेस्पेक्ट देंगे। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर 100 क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, उसको उस मोमेंट पे तो इमीडिएटली छोड़ो। एक टफ क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाना, देखो, छोड़ना आना चाहिए दोनों टाइम पे, पढ़ते वक्त भी, करते वक्त भी। कैसे? पढ़ते वक्त अगर तुम्हें कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो तुम बिल्कुल भी दिल पे मत लो पढ़ते वक्त। अगर वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको, क्योंकि वो नहीं आ रहा, या तो तुम्हारा आज माइंड ठीक नहीं है, या वो टॉपिक डिफिकल्ट है, कुछ भी रहा होगा, या वो उसमें लिखा अच्छा नहीं है। तुम अपना माइंड किसी इजी टॉपिक पे, किसी दूसरे टॉपिक पे लगा दो, कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने बाद वो समझ में आ जाएगा। यानी कि उस टाइम पे स्टक मत हो जाओ पढ़ते वक्त। इसी तरह एग्जाम में पेपर के दिन जब बैठे हो, उस टाइम तो सबसे, देखो, जिसका दिमाग उन 2-3 घंटों में चलता है ना, हीरो तो वही रहेगा, क्योंकि सारा खेल ही उन 2 घंटे का है। उन 2 घंटे में जिसने ये डिसाइड कर लिया ये तुरंत छोड़ना है, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं ये बात अगर जान गया वो और तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो गया, तब तो ठीक है। और अगर तुम एकदम इमोशनली वो हो गए कि यार ये मुझे कैसे नहीं आता, मुझे हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, तो फिर तुम उसी क्वेश्चन में टाइम खराब कर दोगे। और टाइम 2 घंटे में जब बेल बजेगी तो तुम्हें लगेगा छूट गया यार मेरा क्वेश्चन पेपर में, मुझे सेट खराब मिल गया था। कई बार यूपीएससी जरूरी थोड़ी है, कई बार क्वेश्चन ही गलत हो। तो तुम ये सारी बातें पहले से सोच के जाओ, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर टफ हो सकता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गलत हो सकता है, यूपीएससी का भी, यूपीएससी का सेट किया हुआ क्वेश्चन भी। बाद में बाहर आके तुम निकलोगे यार वो क्वेश्चन गलत था, तुम कितना भी बोलो, पर बाकी लोगों ने तो छोड़ दिया ना उसको। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि इस तरह की स्ट्रेटजी बना के और बार बार पढ़ के, और अभी बियॉन्ड जाने से पहले पहले उतना कर लो जितना बताया गया है। और सिर्फ एक ही लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, जो किताबें हमने दी हैं उन सब्जेक्ट की जो मैंने अभी बोले हैं, अभी फिलहाल प्रीलिम्स के लिए तुम्हारे टारगेट कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए? प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, और एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, साइंस। कितने हुए? तो तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, प्री में इतना ही आएगा। तुम ऐसे क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल मत पूछो, सोचो भी मत कि सर अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ गया तो और कौन सी, अभी और कौन सी चल रही है मार्केट में? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये पहले तो वो इतनी होती थी कि मैं उसको अपनी जेब में डाल के चलता था, आजकल वो बढ़ती जा रही है, आजकल वो बढ़ती जा रही है। तो तुम्हारा क्वेश्चन सही है, पर मैं उसका रिप्लाई करूंगा। देखो, 4-5 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक पढ़ो, और एक ऐसी चीज पढ़ो, हिस्ट्री को तुम कभी हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ो ही मत। हिस्ट्री को पढ़ो जबरदस्ती, हिस्ट्री को यूज करना है एस्से में जबरदस्ती, हिस्ट्री को जबरदस्ती यूज करना है एथिक्स में। तो अब हम कोई एक, अब जब हमें प्री के लिए पढ़ना है, तो पहले तो मैं ये वाली बातें कर रहा हूं, सुन लो, कि प्रीलिम्स अगर है तो 4 सब्जेक्ट और 2 6, और 3 अगर मैं इनको मानूं, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, 3 भी मान लिया तो 9 और एक 10, और एक सी सेट। यानी कि तुम्हें यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 11 सब्जेक्ट मैक्सिमम पढ़ने हैं।
इन 11 सब्जेक्ट्स में से अब तुम आइडेंटिफाई करो तुम्हें क्या आता और क्या नहीं आता। इसीलिए मैंने बोला रियल असेसमेंट, अपना प्रॉपर सेल्फ असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे माइंड में अभी आने वाले 4-5 महीनों में केवल ये 11 सब्जेक्ट होने चाहिए। इन 11 में भी जो ऑर्डर मैंने लिखा है, इस ऑर्डर में साइंस को मैंने सबसे बाद में लिखा है। साइंस की यूटिलिटी बाकी जगह पे थोड़ी कम है। जैसे आशिका ने पूछा हिस्ट्री, हिस्ट्री की यूटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। जब हम मेंस देंगे तो तुम हिस्ट्री एक्चुअली तुम एसए में भी यूज कर सकते हो, एथिक्स में भी यूज कर सकते हो। और अब अभी जो रीसेंट वीडियोस बन रहे हैं वो बन रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन कम आए हैं, ऐसा बन रहा है। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यूपीएससी बहुत चालाक है, यूपीएससी बहुत ही परेशान करता है। और तुम आके यही बोलोगे कि 4 साल से तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन 5 से भी कम आ रहे थे, इस साल 20 आ गए। तो ये वाली अब तुम अगर किस्मत के भरोसे जाना चाहते हो यूपीएससी में, भाई मैं बोल रहा हूं 5 किताबें मत पढ़ो, पर एक तो पढ़ो, एक तो सबकी पढ़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया, या भी जो भी, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जीसी लियोंग, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन आशिका का बिल्कुल ठीक है कि आजकल वो बुक मोटी होती जा रही है स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन आएंगे 6-7 ही। मुझे लगता है कि उसमें अगर कोई चैप्टर तुम्हें छोड़ने हैं, छोड़, कितने पेज हैं आजकल? ओके, देखो हमेशा वो चीज करनी चाहिए जो हमारे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, कम से कम सबसे पहले वो चीज जरूर करनी चाहिए। वरना साइकोलॉजिकली हम हमें डर लगता है। जैसे अगर किसी ने कोचिंग नहीं की तो ऐसा लगता है कि कोचिंग नहीं की, कोचिंग नहीं की, कोचिंग है, वो साइकोलॉजिकली परेशान रहता है। इसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री में अगर स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी तो पूरी दुनिया स्पेक्ट्रम पढ़ रही है और तुमने नहीं पढ़ी, तो साइको आदमी सोचने में टाइम खराब करता रहता है। इससे अच्छा है वो हर चीज कर लो जो हमारे सारे कॉम्पिटिटर कर रहे हैं। क्योंकि वो सोच रहे हैं, आधे लोग कर नहीं पा रहे हैं, पर पूरी दुनिया बोल रही है लक्ष्मीकांत पढ़ लो, पूरी दुनिया बोल रही है स्पेक्ट्रम पढ़ लो। तो क्योंकि ये पढ़ लो तो हमारा पूरे देश में जितने भी कॉम्पिटिटर बच्चे बैठे हैं कहीं कहीं, वो ये तो पढ़ ही रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं। तो 100% है कि उतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। उतना तो किसी यूपीएससी में कभी भी तुम इतनी मोटी बुक पढ़ोगे तो 4 ही क्वेश्चन आएंगे, 5 ही आएंगे। कई बार इंडिया ईयर बुक है, इंडिया ईयर बुक तो इतनी मोटी होती है, अब इतनी मोटी इंडिया ईयर बुक को पढ़ो और 4 क्वेश्चन आए हैं, तो वो तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन उसका इनडायरेक्ट यूज, उसका सेकेंडरी इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो और जगह ना लगा के यहां पे लगा लो। लेकिन जो मैंने एक बात बोली कि यूपीएससी में कभी पॉलिटी में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी इकोनॉमी में, इस बात को तुम जानते हो या नहीं? अगर तुम यूपीएससी को पहले से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे, अगर तुम पहले से डिकोड करने की कोशिश करोगे, बहुत लोगों ने किया है, वो सब के सब हारे हैं। क्योंकि वो सोच के जाते हैं कि 4 साल से ऐसा हो रहा है यूपीएस। तुम खुद सोचो, तुम जो तैयारी कर रहे हो ना वो कर चुके हैं, जो तुम कर रहे हो वो कर चुके हैं। उन्हें भी, तुम्हें इतने सारे काम करने हैं, उन्हें सिर्फ एक पेपर बनाना है। तो उन्हें ये बात पता है कि बच्चे क्या चल रहा है, वो भी वीडियो आते हैं उनके पास भी, उनको भी पता है कि आजकल बियॉन्ड की बात कर रहे हैं, आजकल ये किसकी बात कर रहे हैं। वो फिर एकदम सिंपल पूछते हैं कई बार। तो अभी तो तुम्हें पहले ये है कि पहले ये सब कर लो, उसमें अब तुम्हारी चॉइस है। तुम्हें अगर लगता है, भाई मैं ये मान के चल रहा हूं 15 क्वेश्चन, 15, 15, 7, 15, 25, 15, 15 कितना बैठा मुझे नहीं पता अभी, 15 कितनी बार है, कैलकुलेट करना कितना लिखा है। ये 122 है, 1 मिनट देखता हूँ। 45, 60, 90, ठीक है, ओके। इतना ज्यादा कैसे? तो ठीक है, ओके, इसको 10 कर लो, इसको 10 कर लो, अब कितना हुआ? मतलब जब मैं जाता था ना, तैयारी करता था जब मैं, तो मैं रफली सोचता था ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि किसी साल पॉलिटी में 15 की जगह 20 आ जाए, या फिर 15 की जगह 10 आ जाए। बट ऐसा नहीं हो सकता कि पॉलिटी में 0 आए। तुम्हें कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रीजनेबली गुड नंबर तो मिलेगा। तो 6-7 क्वेश्चन तुम्हें पॉलिटी के ऐसे मिलेंगे। अब सिलेक्शन का तरीका क्या है? टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। देखो सी सेट को तो हम भूल जाते हैं क्योंकि सी सेट तो क्वालिफाइंग है। अब बाकी बचे 10 सब्जेक्ट। मान के चलो 10 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर, हालांकि ऐसे नहीं आएगा, ऊपर के 3-4 में ज्यादा आएंगे। तो भी मैं ये मान के चलता हूँ सिलेक्शन अगर जनरल कैटेगरी में आजकल पिछले 3-4 सालों से 50% से कम पे ही हो रहा है, यानी 50 नंबर,
तो अगर तुम कोई भी, मेरा जो फोकस होता था वो ये होता था, ये 6 सब्जेक्ट, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी 4, एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स, ये 6 बहुत ही स्ट्रांग होते थे। अगर ये 6 बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं तुम्हारे बाकी नहीं होने चाहिए, तुम अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम फिर बाकी 3 भी अच्छे से कर लो। लेकिन अब आज जाने के बाद तुम अपनी स्ट्रेटेजी खुद से बनाओ, तुम्हारे दिमाग में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि तुम किस सब्जेक्ट को कौन सी बुक से कितने दिन में खत्म कर लोगे, ठीक है। और अब कोई भी नेगेटिव बात और कोई भी ओवर एम्बिशियस टारगेट, अगर तुम एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, अगर तुम एक दिन में 70-80 पेजेस से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, तो उतनी किताबें खरीदना और उतनी किताबों के बारे में सोचना जो तुम कर ही नहीं सकते हो, वो कोई फायदा नहीं है ऐसी किसी भी अनरियलिस्टिक प्लान को बनाने में। अब फटाफट मुझसे इनफॉर्मली और भी जो बातें 4-5 करनी है, प्रीलिम्स से रिलेटेड या कोई भी, वो बता दो। देखो सी सेट में तीन तीन चीजें मेन है, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। कुछ बच्चों की इंग्लिश उनको लगता है कि अच्छी है, कुछ बच्चों का मैथ्स अच्छा है। मैथ्स में खैर यूपीएससी में जो क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे मीडियम लेवल के, कुछ आएंगे टफ लेवल के। मुझे लगता है तुम्हारा मीडियम लेवल की तैयारी होनी चाहिए कम से कम। उन यूपीएससी वाले चाहते हैं, एक आध बार उन्होंने गलती की है, पर यूपीएससी वाले भी चाहते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी सिलेक्ट हों, आर्ट साइड के बच्चे भी सिलेक्ट हों, ये उनका टारगेट है। तो इसलिए वो इस हो सकता है अब की बार उन्होंने लेवल थोड़ा रिड्यूस किया भी था, अदरवाइज तो होगा कि फिर सी सेट केवल उन्हीं का निकलेगा, इंजीनियर्स का। तो जो तुमने बोला कि इंग्लिश अच्छी हो या ना हो, दोनों ही केसेस में इजी जो क्वेश्चंस हैं, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब तो आना ही चाहिए। सी सेट के लिए मैं एक चीज बता सकता हूँ, बहुत ही अच्छी है, गारंटी है मेरी। सी सेट के लिए जो 10 साल के पीवाई क्यू है, उनको मैं पीवाई क्यू बहुत ज्यादा नहीं कहता हूँ, बहुत सारे लोग पीवाई क्यू करते हैं, बट सी सेट का पीवाई क्यू और एथिक्स का पीवाई क्यू और एसए का, सी सेट, एथिक्स और एसए रिपीट होता है। सी सेट 100% रिपीट होता है 10 साल का, सिर्फ नंबर चेंज होंगे। तो सी सेट में तुम पीवाई क्यू कर लो, उसी टाइप के क्वेश्चंस कर लो, और इजी तो करने ही करने हैं, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स में क्या है ज्यादा इजी है? और पिछले सालों वाले तुमने वैसे देखा है कि कुछ रिपीट होते हैं बाद में आना, कुछ रिपीट होता हुआ देखा है? चलो सी सेट का और कौन सा क्वेश्चन पूछना है? तुम पढ़ रही हो एनसीईआरटी? देखो तुम्हें अभी टाइम है, तो तरीका बता सकता हूं, तुम फास्ट पढ़ो, और फास्ट पढ़ के एनसीईआरटी के वो वाले पॉइंट निकाल लो जो कहीं तुम्हें किसी बुक में नहीं मिले। तरीका ये होता है, देखो तरीका ये है कि सपोज दिस इज बुक 1, दिस इज बुक 2 और दिस इज बुक 3। तुम्हें 3 बुक अगर तुम पढ़ रहे हो और ये तुम्हारे नोट्स हैं, तो तुम इस बुक 1, सपोज 1000 पेजेस की बुक है, ये भी 1000 की है, ये भी 1000 की है, एक ही सब्जेक्ट की 3 बुक है। इस 1000 पेजेस की बुक में से तुमने नोट्स बनाए 300 पेजेस के। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक तुम पढ़ोगे, अब इसमें बहुत सारी ओवरलैपिंग है क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट है, तो अब इसमें हार्डली 50 पेज ऐसे होंगे 100% जो अलग होंगे। इन 50 पेज के नोट्स 10 पेज ही ऐड होंगे केवल, और इन 50 पेज के नोट्स से भी केवल 10 ही ऐड होंगे। तो और लास्ट में फिर इन तीनों को छोड़ दो और केवल अपना याद करो। समझ में आया क्या? कि क्योंकि अदरवाइज तो तुम्हें अगर हिस्ट्री पढ़नी है, अब एक तरफ तो वो कह रही है कि स्पेक्ट्रम ही बहुत मुश्किल वो है, तुम कह रही हो एनसीईआरटी भी, मैंने एनसीईआरटी वैसे नहीं पढ़ी थी, बट अगर तुमने स्पेक्ट्रम के कहीं कहीं नोट्स कुछ बना रखे हैं, याद हो गई तुम्हें, याद होने के बाद अगर तुम्हें उसमें कुछ ऐसा मिलता है एनसीईआरटी में, तो तुम पढ़ के उसमें से 10-12 पॉइंट निकाल सकते हो, पर मुझे लगता है मिलेंगे नहीं ज्यादा पॉइंट्स। क्योंकि खुद सोचो, स्पेक्ट्रम तो कोई प्राइवेट राइटर है, अब अब वो चाहता है अपना प्रॉफिट, तो वो खुद ही इंक्लूड कर लेते हैं सारी बातें, उनका पर्पस वही है, 100 आइटम्स बुफे, वो कोशिश करते हैं सब कुछ दे दें, तुम खुद देख लो, फिर तुम्हारा अगर नहीं हो रहा तो तुम्हारी गलती है, हमने हमारी बुक में तो सब है। और प्रीलिम्स में क्वेश्चन की जो अप्रोच होती थी वो ये होती थी, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन को फास्ट पढ़ा, आंसर के 4 ऑप्शन है, बी, सी और डी, उसमें मैं फटा एक तो फास्ट पढ़ता था, फास्ट पढ़ के मुझे सी पता है, ये तो ये हो ही नहीं सकता है,
कई बार एक एलिमिनेट कर दिया, कई बार दूसरा भी एलिमिनेट कर दिया। तो उसके बाद मैं सोचता था, फटाफट इसको छोड़ देता था यहाँ टिक करके दोनों, मैं अगले क्वेश्चन पे चला जाता था। और एक राउंड के बाद जब मैं आता था, तो अब अगर मेरे पास ये बचा है, तो कई बार तो उस एक राउंड में हमारा माइंड काम करने लगता है, बाद में कुछ ना कुछ मिल जाता है। 1 घंटे में हमारा माइंड वार्म अप में शुरू में काम नहीं करता, बाद में बहुत अच्छा काम करता है। और नहीं तो लास्ट में ब्लाइंड होके तुक्का मार देता, चाहे बी करो या सी। मैंने अभी कैलकुलेशन बता दी है तुम्हें कि अगर 100 में से 10 अगर तुक्के हैं। देखो इस तरह की बातें तुम्हें लगेगा एक ही इरेशनल है, टॉप भाई जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त हैं, चारों के चारों ऑप्शन किसी को नहीं आते। अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि एक पॉलिटी की पीएचडी में कितना टाइम लगता है। एक बात बताओ, एक टीचर जो पॉलिटी पढ़ा रहा है या हिस्ट्री पढ़ा रहा है, वो 10 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहा है, यानी उसको केवल केवल उसको हिस्ट्री पढ़नी है। और तुम्हें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी ज्यादा पढ़ना है, यानी तुम पे ज्यादा बर्डन है। और तब भी उनको हिस्ट्री याद नहीं हो रही है, तब भी वो आने से पहले रिवाइज कर रहे हैं। अगर जिसको 10 साल से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज करना पड़ रहा है, तो यानी यूपीएससी का मकसद ही है तुम्हारी जनरलिस्ट अप्रोच को चेक करना। उनको भी पता है तुम्हें सब नहीं आ सकता। तो इस तरीके से ही करता था, और इस तरीके से ज्यादातर लोग करते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें चारों ऑप्शन आते होंगे, और अगर तुम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो और फिर भी क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, क्योंकि ऐसा करते हैं लोग कि सर 2 ऑप्शन पता थे, 2 नहीं पता थे, इसलिए क्वेश्चन छोड़ दिया। मतलब मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्कोर तो तभी बनेगा जब तुम, हाँ, नहीं तो वो जब अटेम्प्ट ही कम करोगे तो नहीं बनेगा। और नंदिनी। देखो, तुम्हें ये इसके मतलब पता है, एजर्शन रीजनिंग क्या होता है? करके देखे हैं तुमने क्वेश्चंस? देखो, जो जिस भी टाइप के क्वेश्चन है ना, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगेंगे अपने लिए, कुछ इजी लगेंगे। मुझे लगता है अब वो टाइम है, 4 महीने बचे हैं, कि जब तुम्हें उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो तुम्हें आते हैं। और एक बार अभी, हालांकि 1-2 महीने और 1 महीना और दे सकते हो, जो तुम्हें नहीं आता उसकी प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करके, सॉल्यूशन देख के, एक्सप्लेनेशन देख के ये सोचो कि ये एक्सप्लेनेशन क्यों है। क्योंकि तुमने गलत कर दिया या सही कर दिया, गलत अगर कर दिया और तुम गलत को फिर एक्सप्लेनेशन अगर नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि उसमें ट्रिक है। पेपर, अपने दिमाग से एक चीज तो निकाल दो कि यूपीएससी 100 बहुत ही आसान होने वाला है। अगर तुम्हें ये लगता है कि बहुत आसान होने वाला है, तो पेपर तो वो बनाएंगे टफ। तो जो जो तुम पढ़ के जा रहे हो, जहां पे तुम रुकते हो ना, वहां से वो शुरू होते हैं। इसीलिए मेरा मन करता रहता है पॉलिटी और इकोनॉमी में कुछ पूछने का, तुम्हें पहले रियलिटी दिखाने का। तुम मुझे बताओ, तुम लोग हमारे यहाँ टेस्ट देते हो, तो तुम में से कितने लोग हैं जो टॉप 5 में आते हैं? क्या नाम है? पूरा नाम? ओके। किस कॉलेज से हो? ओके। तो आकांक्षा टॉप 5 में, तुम नमन आते हो? शाम भाभी तुम आई हो 1-2 बार? आशिका तुम भी आई हो 1-2 बार? देखो, मुझे पहले पता है क्या लगता था पहले, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और यूपीएससी ज्यादातर, कई बार क्या करता है, यूपीएससी के मैंने रैंकर्स देखे, रैंक 1 लड़की, रैंक 2 लड़की, रैंक 3 लड़की। तो मुझे यूपीएससी पे डाउट होता था। मुझे गुस्सा भी आता था, मुझे लगता था यार यूपीएससी ना जानबूझ के लड़कियों को प्रमोट करने के लिए करती है। ठीक है, ये मेरी थिंकिंग थी। बट जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की, और मैंने देखा कि क्लास में भी लड़कियां ज्यादा, वहां रैंक में भी लड़कियां, यहाँ तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं गड़बड़। तो मुझे समझ में आ गया कि यूपीएससी गड़बड़ नहीं करता है। अब मुझे यूपीएससी पे विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। पहले कम था, अब मुझे बढ़ गया कि भैया रियली जो मेहनत करेगा वही रैंक ला रहा है। और फिर एक बात हो रहा है, जब मैंने ट्रेनिंग भी की, मैंने देखा कि हुआ, किसी इंटेलिजेंट का ना हो ऐसा हो सकता है, बट किसी बेवकूफ का हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। हुआ तो फिल्टर तो हुए हैं वो ढंग से। इसलिए तुम्हें इसलिए तुम्हें सबसे पहले यूपीएससी के लिए भी पॉजिटिव रहना चाहिए, और अपने लिए भी। यूपीएससी के लिए पॉजिटिव, अगर तुम्हें डाउट है कि यूपीएससी में करप्शन होता है, या यूपीएससी में कोई भी इधर उधर की बातें चलती हैं, सबसे पहले इस देश में केवल यही एग्जाम है, सबसे केवल वर्ड अगर मैंने यूज किया है जहां पे रियली कुछ नहीं होता। ऐसा हालांकि लोग बोलते हैं बहुत बार कि कुछ चलता होगा, पर अब तो मैंने देख ही लिया कि नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा, खुद पे विश्वास। तो यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए तुम्हारे माइंड में, क्योंकि तब तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा, नहीं तो पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। ठीक है? और कोई क्वेश्चंस बताओ।
देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मुझे लगता है पहले क्लास या वीडियो, उसके बाद बुक, स्टैंडर्ड बुक, और उसके बाद टेस्ट के लिए रिवीजन। देखो, अगर मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए या तो पहले क्लास करो पॉलिटी की, या वीडियो देखो, उसके बाद डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो क्लास से पढ़ने के बाद। एनसीईआरटी मुझे लगता है रिवर्स, अगर तुम एनसीईआरटी एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद पढ़ोगे तो वैसे भी एक दो दिन में हो जाएगी। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड होता नहीं है, तो उल्टा तुम्हारा टाइम, कुछ चीजें उसमें अनएक्सप्लेन्ड है, तो कुछ ना कुछ इनकम्प्लीटनेस रह जाती है। और टेस्ट तो जरूर दो, बोलता तो मैं सबको हूं, पर आते ही नहीं है बच्चे। तो कोई बात नहीं, देखो जब तक तुम बुक पढ़ोगी नहीं, बुक में बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लास में नहीं होती डील, किसी भी क्लास में। तो बुक पढ़ने से और ज्यादा मुझे लगता है कि डेप्थ आती है। तो अब तो बुक पढ़नी है और नोट्स बनाने हैं फर्दर, उसी तरह ऐड करना है। हाँ। हाँ। नहीं, नहीं, अगर तुमने पॉलिटी के नोट्स बना रखे हैं क्लास के, तो अब बुक पढ़ो और बुक में से भी निकाल के अपने नोट्स में ऐड कर लो। नहीं तो जो तुम्हारे बने हुए हैं वही, अब नोट्स से नोट्स क्या बनाओ। नहीं, अब तो तुम्हें आदत होनी चाहिए, अब कोई बहुत नए नोट्स अब कैसे बनाओगे। जो तुमने अभी तक बना रखे हैं या फिर अभी नेचुरल वे में बना रहे हो, बस उन्हीं को रखो। बार बार नोट्स से नोट्स कैसे बनाओगे। हालांकि फिल्टर होता है, एक बार 1000 पेज की बुक है, 1000 पेज की बुक से नोट्स बने 300 पेज में, फिर 300 पेज के नोट्स बने 100 पेज में, ऐसा होता तो है। खुद ही फिल्टर, तुम्हारा दिमाग खुद ही काम करने लगता है। आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, जब तुम मुझसे पहली बार मिले होंगे, या जब तुमने यूपीएससी की तैयारी पहली बार की होगी, तब तुम तब तुम्हें मेरी सारी बातें नई भी लगेंगी, अच्छी भी लगेंगी। अब तुम एक्सपर्ट हो गए हो धीरे धीरे काफी हद तक, कुछ चीजें तुम्हें आ गई हैं। तो वही वही तो है, अब तुम धीरे, अब जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो तुम यहाँ खड़े होके बताओगे, ये दो चार बातें तुम्हारी डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट बेसिक आइडिया सेम ही रहेगा। देखो, यहाँ पे तुम्हें आने वाले 3 महीनों में तुम्हें खुद से एक काम करना है। खुद से तुम्हें जो टेस्ट दोगे ना, उस कुछ टेस्ट में तुम ज्यादा अटेम्प्ट करो, कुछ टेस्ट में तुम कम अटेम्प्ट करो, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुम्हारे गैसेस भी ठीक होते हैं नहीं होते। मुझे तो, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मैं केवल उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं जो मुझे आते हैं, और अगर मैंने 2 एलिमिनेट कर दिए तब भी मैं अटेम्प्ट ना करूं। 35 रॉन्ग होंगे, मतलब मैं तो यहां पे ये बोलता हूं, अगर मैं 100 अटेम्प्ट कर रहा हूं, 100 में अगर मेरे 65 करेक्ट है और 35 रॉन्ग है, तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 100 अटेम्प्ट कर दिए, तो 65 करेक्ट में कितना हुआ, इंटू 2, 130, और -2/3, यानी -70/3, माइनस, सही कर रहा हूं क्या, जितना भी स्कोर बन रहा है, हाँ, तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम स्कोर देखोगे, 65 करेक्ट तो 2 से, और 35 रॉन्ग, ठीक है। यू शुड रिड्यूस योर रॉन्ग आंसर, दोनों ही चीजें करो, पहली बात तो। ये तो एक बात है, अगर तुम अपने करेक्ट को इंप्रूव करोगी, ऑटोमेटिकली रॉन्ग कम हो जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 10 में से 3 सही हैं, 7 गलत हैं, तो अगर तुम करेक्ट इंप्रूव करोगी, 3 की जगह 4 होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली 7 की जगह 6 हो जाएंगे। तुम्हें कोई ऐसा, कोई हार्ड एंड फास्ट रिटन फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला ये है, बुक को पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे तुम अपने आप को लो। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐड देखा था, बॉर्नवीटा का ऐड था, उसमें वो लड़की उसको फेंकती है, ठीक है, तो वो परेशान रहती है, शायद वो 20 मीटर ही फेंक पाती है जितना भी है, तो उसकी मदर उसको बोलती है, वो जब परेशान होती है, कि पहले, आज से कुछ महीनों पहले तो तुम इतना भी नहीं फेंक पाती थी, तो अगर 1 महीने में तुम 20 पे आई हो, तो अगले महीने तुम 30 पे भी जाओगी। तो पॉइंट है, तुम अपनी ही जर्नी से देख लो, अपनी जर्नी की ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आज तुमसे डिस्कस किया, बहुत सारी बातें, तुम्हें पहले 6 महीने पहले, 1 साल पहले कुछ नहीं पता था, आज 6 महीने 1 साल के बाद तुम्हें सब पता है, यानी कि तुम धीरे धीरे वेटरन की कैटेगरी में आ रहे हो, कि अब बच्चे तुमसे पूछ रहे हैं। अगर तुम आज से 4 महीने बाद जब तुम प्री दे दोगे, तो जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, वो पूछेंगे दीदी कैसे होता है, भैया कैसे होता है, कौन सी बुक है। तो पहले तुम्हें नहीं पता था लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, अब तुम्हें पता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और जिसमें तुम भी उस प्रोसेस में अब आगे निकल रहे हो। तो अब तो करना क्या है, बार बार पढ़ना है। तो जो तुम्हारे अभी 50 सही हो रहे हैं, अभी तुम्हारा क्या है, अभी तुम बोल रही हो 55 सही और 35 रॉन्ग। सीधी सी बात है, तुम और ज्यादा प्रैक्टिस 3-4 महीने करोगी तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन की डेप्थ तुम्हें अभी समझ में आ रही है, लैंग्वेज, वो पहले नहीं आती थी। अभी भी जो तुमने गलतियां कर दी, वो तुम्हें और थोड़ा 2 महीने बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा।
राहुल पांडे? नहीं, कुछ पूछना है? गोकुल? नीति? एक बार और हाथ उठाना, 25 वाले। तुम दोनों, ये ठीक है, 6-7 लोग हैं। तो सबसे पहला रूल ये है, फर्स्ट रूल, कि साइकोलॉजिकली फील करो कि होगा। और उसके बाद हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। क्योंकि वैसे स्मार्ट वर्क तो स्मार्ट वर्क ही हो जाएगा अगर अच्छी स्ट्रेटजी है और हार्ड वर्क है। अच्छी स्ट्रेटजी और हार्ड वर्क इज स्मार्ट वर्क। और मेहुल क्या पूछना है? तो अब जो 2025 वाले हैं वो लोग टेस्ट दे रहे हैं। अब तुम एक चीज सोचो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 11 बजे आ गया था और अभी टाइम क्या हो रहा है? 12:15 हो रहा है। बस मैक्सिमम, देखो, मैक्सिमम 10-15 मिनट और, हो सकता है 5-6 मिनट। खुद सोचो कि जब तुम्हें टेस्ट का टाइम बता दिया जाता है, टेस्ट का बुक, सिलेबस, सब कुछ बता के, अगर एक पॉलिटी का टेस्ट बता दिया और उस पॉलिटी के टेस्ट में तुम्हारा स्कोर ऐसा आ रहा है, तो जिस दिन यूपीएससी का पूरा पेपर होगा ना, उस दिन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब आएगा। उस दिन पता लगता है कि उस दिन समझ में आता है ये पेपर टफ क्यों बोलती है दुनिया, अभी तक नहीं आ रहा है। उस दिन फिर याद आता है, ओके यार, इसको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स, टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस कंट्री। धीरे धीरे ये सारी लाइनें आती हैं कि जब बहुत गंदा स्कोर आ जाता है। और ये प्री है, प्री में तो फिर भी एक चीज मैं बताता हूँ, प्री में तो पता लग जाता है शाम को कि तुम्हारा होगा या नहीं होगा। मेंस में तो कभी पता ही नहीं लगता। तुम्हारा नाम आकांक्षा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेंस में कभी पता ही नहीं लगता। मेंस में हर किसी को लगता है मेरा होगा, ऐसा क्यों? देखो, प्री में तो तुम घर पे आते हो शाम को, आंसर की देखते हो, समझ में आ जाता है ये गलत हो गया, ये सही हो गया। मेंस जब देके आते हो तो तुम्हें क्या लगता है मन में, मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है, मैंने ये अच्छा डायग्राम बनाया है। तुम्हें लगता रहता है और कोई तुमसे तेज होता है जो और ज्यादा अच्छा डायग्राम बना के आया है। तो इसलिए मेंस में तो कभी लास्ट तक भी पता नहीं लगता कि क्यों नहीं हुआ और क्यों हुआ। तो इसलिए प्रीलिम्स कम से कम, और ये हम 2-3 बार बोल चुके हैं, अगर कोई चीज में बार बार इतना रिपीटेडली, जनरली तो मैं रिपीटिशन अवॉइड करता हूं, पर अगर मैं कोई चीज बार बार रिपीटेडली मैं तुम्हारे माइंड में डालना चाहता हूँ ये बात, कि प्री प्री प्री, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, की पहले स्टैटिक कर लो और प्री कर लो, और इस तरह से स्टैटिक करो कि अगर तुम्हें कभी देना भी पड़ा सेकेंड अटेम्प्ट तो तुम्हारा स्टैटिक एकदम टिप पे है। ठीक है? और एनी लास्ट 1-2 क्वेश्चंस? ऑप्शनल? ऑप्श तुम्हारा कब देना है तुम्हें अटेम्प्ट? ओके, ऑप्शनल के लिए चलो हम ये अलग से ले लेंगे क्लास। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा फोकस 25 पे ही है। तुम सबका 25 वालों का ऑप्शनल क्लियर है? क्या है तुम्हारा? सोशियो, पबैड, पबैड, पीएसआईआर, तुम्हारा पबैड। एक बात और है, दूसरों की मत सुनना। कोई डराएगा इसमें काम नहीं, मतलब मुझे तो जब भी लोग, कुछ लोग बोलते हैं पबैड में अच्छा नहीं आएगा, कुछ बोलेंगे एंथ्रो में अच्छा नहीं आएगा, कुछ बोलेंगे मैथ्स में अच्छा नहीं आएगा। एक्चुअली हर सब्जेक्ट में नंबर आते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट की जिसने पकड़ कर ली, लोग, जैसे मैंने बोला, मेरे हॉस्टल में किसी ने बोला अरे 90% आना चाहिए, और हम दोनों का ही हुआ था क्लियर, क्लियर होने के बाद भी हम दोनों को अगर कोई बोल रहा है कि 90 आना चाहिए, तो उनको पता नहीं है। इसी तरह लोग जिनको पता नहीं होता वो कुछ भी बोलते हैं। मैं, जैसे तुमने बोला कौन सा ऑप्शनल, देखो, मेरे हिसाब से तुम्हें ऑप्शनल बता सकता हूं मैं, और मैं वो चीज बताता हूं जो मैं करता था, खुद प्रैक्टिस करता था और अपने भाई से प्रैक्टिस कराई है। ठीक है? तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पब्लिक एड है, नंबर 2 सोशियो है, नंबर 3 एंथ्रो है, नंबर 4 पीएसआईआर है, और 1 2 3 4 की हम, एक बात बताओ, जो रिसर्च तुम कर रहे हो वो रिसर्च मैंने की होगी। और तो छोड़ो, मैंने रिसर्च तो छोड़ो, मैंने तो ऑप्शनल लेके, पढ़ के, 40-40 किताबें पढ़ के और मेंस दे के छोड़ा है। मतलब अगर मैंने मेंस मैथ से दिया है, ज्योग्राफी, सोशियो और पबैड, तो मैंने ज्योग्राफी और मैथ्स को तो परमानेंट हटा दिया लिस्ट से, जबकि दिया है। और हर बार प्री निकलता था, हर बार मेंस देता था, हर बार मेंस ज्यादा तेज पढ़ता था तो तेज पढ़ता था, हर बार लगता था, हर बार मेरा क्या होता था कि प्री निकल गया, मेंस में मैंने नया सब्जेक्ट ले लिया, नया सब्जेक्ट लिया तो पूरा फोकस 3 महीने उस नए सब्जेक्ट पे रखता था, और जीएस पे कम रह जाता था। फिर कुछ कुछ नंबरों से रह गया, फिर अगली बार फिर चेंज कर दिया। लेकिन पबैड लिया, पबैड से 2 बार सिलेक्शन हुआ, और 2 बार सिलेक्शन के बाद अपने भाई को दिलवाया, उसका भी हुआ, और उसके ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स थे पबैड में। वो छोड़ने वाला था पबैड, वो कहता मैं पबैड नहीं लूंगा, मैं मैथ्स लूंगा। तो अगर मैं ये बात जानता हूं कि कुछ लोग कुछ भी, अच्छा, मैं ये डिसीजन इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं,
जिसने केवल एक ही सब्जेक्ट जिंदगी में पढ़ा है, अगर वो बोले कि ये अच्छा है ये बुरा है ये गलत है, पर जिसने 4 सब्जेक्ट पढ़ के मेंस दिया है, तो मैंने चार भाई मैंने सोशो पढ़ा है तो सोशो की मैं तारीफ कर रहा हूँ कि सोशो अच्छा है। पीएसआईआर मैंने पढ़ा नहीं है, पर हाँ पीएसआईआर का मुझे लगता है कि अच्छा है पर थोड़ा लंबा है। पर पबैड तो अच्छा भी है, यूजफुल भी है, छोटा भी है। और सच बताऊं, कुछ भी लिख दो, जब जब तुम्हारा मेंस का टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा ट्रिक्स कि जीएस लिख के आओ, पबैड में नंबर मिलेंगे। अब लोग कुछ भी बोले पर हम मुझे पता है कि तुम फोकस जीएस पे करो। 2013 के बाद फोकस जीएस पे करो, पबैड जैसा छोटा सब्जेक्ट या सोशियो जैसा छोटा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें मैंने ऑप्शनल का भी हल्का हल्का बता दिया है। बताओ ना मन। चलो बस आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं वो कर देता हूँ। जितने भी टेस्ट तुम देते हो कहीं भी, यहां देते हो या कहीं भी देते हो, उन टेस्ट को देने का पर्पस ये नहीं होता कि तुम्हारी रैंक अच्छी आए। चलो मैंने क्वेश्चन पूछ भी लिया कि तुम्हारी रैंक कितनी आ रही है, बट टेस्ट में रैंक तुम्हारी कितनी कम भी आएगी ना, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हें तब भी टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट देने के बहाने, अगर संडे को टेस्ट है तो टेस्ट देने के बहाने उन 6 दिनों में तुम्हारी तैयारी हो जाती है। और अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो तुम्हें पता लग जाता है नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जिनके टेस्ट में नंबर कम है वो अचानक से यूपीएससी में नंबर ज्यादा आ जाते हैं उनके, ऐसा हो जाता है। पर टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट की रैंकिंग से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। टेस्ट देने से तुम्हें रेगुलर तुम्हारी कोर्स होता रहता है। अगर टेस्ट को हटा दो अपने माइंड से, तुम मुझे बताओ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, तुम्हें अगर तुम्हारे माइंड में है कि तुम्हें अगले संडे को टेस्ट देना है, तो तुम 6 दिन कैसे पढ़ोगे? और अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ना ही नहीं है, मतलब टेस्ट नहीं है, तो तुम कैसे पढ़ोगे? पढ़ तुम दोनों टाइम रहे हो, बट जो हमारा माइंड है वो ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट होता है जब हम टेस्ट के लिए पढ़ते हैं। और थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है यार, इससे आगे निकलना है यार, या रैंक इंप्रूव करनी है। यही कंपटीशन की तो फीलिंग है जिससे हम पहले भी आगे बढ़े थे और अभी भी। तो ये कंपटीशन वाली माइंडसेट रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। और जिसको अगर कोई डाउट है, खासकर 25 वालों को, वो मुझे मैसेज कर देना। बट मुझे लगता है कि जो बात मैंने बताई है, ये इनमें से 90% बातें तो तुम्हें पहले ही पता थी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार सुन लिया। और मैं एक्चुअली जब मैं जिस हॉस्टल में रहता था, उसमें अगर कोई मुझे बुलाता भी था कि आज ये आए हैं, आज ये आईएएस आए हैं, आज ये आईपीएस आए हैं, तो भी मैं जाता नहीं था। पर वो जबरदस्ती बुलाते थे कि आना जरूरी है। इसलिए मैंने ये रखा है कि भैया जिसको आना है वो आए। मतलब मैं जबरदस्ती वाला काम आई डोंट बिलीव कि तुम्हें आना ही है फोर्सफुल्ली। तुम्हें अगर लगता है टाइम है, तुम्हें अगर लगता है कि कुछ पूछना है, तुम्हें अगर लगता है मेरी कोई बात तुम्हें रैशनली नजर आएगी, मैंने तुम्हें कोई भी फालतू की बातें नहीं बताई। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात की, भैया टॉपर भी आसमान से नहीं उतरते हैं, टॉपर को बहुत कुछ नहीं आता, बट टॉपर को टॉपर बनना तो आता ही है, ये पक्की बात है। क्योंकि उन्हें एग्जाम निकालना, तुम कभी देखना किसी को बिजनेस चलाना आता है, चाहे उसका प्रोडक्ट कितना भी घटिया हो। इनडायरेक्टली बहुत सारी कोचिंग को भी कोचिंग चलानी आती है, चाहे उनका प्रोडक्ट कितना भी घटिया हो। तो आदमी को वो चीज आनी चाहिए जो जिस काम में वो है। मजा तब है जब तुम ये बोलो कि भैया मुझे आता हो या ना आता हो, मैं सिलेक्शन लेना आता है। ठीक है, तो जो जीता वो सिकंदर। इसलिए कुछ चीजें अगर तुम्हें नहीं भी आती तो भी उसको एक्सेप्ट करो। हर चीज तुम्हें कभी नहीं आ सकती, बट तब भी काम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उस पर्टिकुलर फील्ड में रिजेक्शन मिल चुका है। मान लिया किसी को एक्टर बनने के लिए परमानेंट रिजेक्शन मिल गया है, और तब भी वो एक्टर बना। तो हमें लगता है हमने डिफाइन कर लिया है कि कुछ क्वालिटी इस पर्टिकुलर चीज के लिए चाहिए, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो जर्नलिस्ट पेपर है। तो इसमें किसी को अगर पॉलिटी कम आता है, इकोनॉमी ज्यादा आता है, तो तुम अपना ओवरऑल निकाल लोगे। कई बार सब कुछ आता है पर सी सेट नहीं आता, तो 4 बार प्री फेल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो 4 बार प्री फेल हैं 5वें अटेम्प्ट में आईपीएस। इसलिए तुम्हें बस ये जर्नलिस्ट अप्रोच दिमाग में रखनी है, पॉजिटिव रहना है और लगातार मेहनत करनी है। कोई भी नेगेटिविटी आए तो मेंटोर से मिलो। दक्षा मैम से मिलते हो? दक्षा जैन मैम से मिले हो? हाँ, तो उनसे मिल लो। अगर कोई दिक्कत है और फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझसे मिल लो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।